नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। तो जैसा कि हमने वादा किया था कि सब्जेक्ट वाइज जो है आपका समाप्त करा दिया जाएगा। जैसा कि हमने कहा था कि पहले हिस्ट्री का, फिर ज्योग्राफी का, फिर सिविक्स का, फिर जो संविधान से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो हर टॉपिक वाइज यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपको बताया जाएगा। ठीक है, 250 से 300 प्रश्न हैं जिसको आपको देखना है। ठीक है, सब उदाहरण संबंधित है। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो या फिर कोई भी किताब उठाने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप हमसे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं और मैसेजेस कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। पीडीएफ फाइल चाहिए होगी तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग टेलीग्राम से या फिर व्हाट्सअप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो जिसके माध्यम से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न हमारा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं कि जो कि इतिहास से संबंधित प्रश्न है। पहले हम उदाहरण देखेंगे, इसके बाद जो हमारा अभ्यास प्रश्न है उसको हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो इतिहास से इससे बाहर नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम 275, ठीक है, उदाहरण को छोड़ दिया जाए तो 275 जो है प्रश्न हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो 275 10 ये भी होगा तो 300 का लगभग हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, जिसके बाहर आपके आने के चांसेस बिल्कुल जीरो है। तो आपको इसको पूरा का पूरा देखना है, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। हो सकता है इसमें कोई करंट अफेयर से संबंधित जो भी प्रश्न हो तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा इरेज हो गया हो, तो आप लोग उसको ध्यान से समझिएगा। अगर कोई भी हालांकि हम क्वेश्चन यहाँ पे कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कोई गलती ना हो, लेकिन गलती हो तो डेफिनेटली आप उसको बताइएगा, हम वहाँ पे पिन कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि महमूद गजनवी का भारत पर पहला आक्रमण कब और कहाँ हुआ था। तो महमूद गजनवी का पहला आक्रमण भारत पर जो है 1000 ईस्वी में हुआ था, जो कि काबुल में हुआ था। ठीक है, अगला हमारा है कि सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते उक्ति जो है वो कहाँ से उद्धृत यानी ली गई है। तो सत्यमेव जयते उक्ति जो है वो उपनिषद से ली गई है। उसी प्रकार से तीसरा नंबर देखते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ था। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत जो हुआ था वो हुआ था 1858 ईस्वी में। उसी प्रकार से चौथा प्रश्न हमारा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में यानी 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। पांचवा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने हेतु प्रस्ताव कब पारित किया था। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने हेतु प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित किया था। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो वो बेलगांव अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। सातवां नंबर प्रश्न हमारा है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की प्रभार कब संभाला था। आज़ाद हिंद फौज का जो है स्थापना कब हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जा चुका है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो डेफिनेटली आप लोग वो चीज़ें जो मैं पूछता हूँ उसको आप पॉज कीजिए, फिर कमेंट कीजिए, फिर वीडियो ऑन कीजिए, क्योंकि मैं क्या करूँगा उसको पिन करूँगा, मैं स्वयं उसको रिप्लाई भी करूँगा। इसके बाद उसका जो है स्क्रीनशॉट लेके हम यहाँ पे एक स्पेशल जो है थीम चला रहे हैं, जिसके माध्यम से आपका कमेंट भी वहाँ पर जोड़ा जाएगा। तो आप लोग जितना हो सके एक्टिविटीज़ में दिखाइए। तो 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की प्रभार जो है संभाला था। अगला हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न हम देखते हैं कि इनमें से कौन भारतीय इतिहास का साहित्य स्रोत नहीं है। तो वेद, पुराण और उपनिषद ये तीनों जो है वो भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत हैं, जबकि पंचतंत्र जो कि विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी ये ऐतिहासिक स्रोत साहित्यिक स्रोत नहीं है। ठीक है, अगला हमारा है कि विशाख दत्त द्वारा रचित वह कौन सा ग्रंथ है जो गुप्त काल की राजनैतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालता है। तो आपको पता होना चाहिए कि विशाख दत्त द्वारा रचित वह कौन सा ग्रंथ है जो गुप्त काल की राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालता है। ठीक है, तो वो कौन सा ग्रंथ है, वो है देवकी चंद्रगुप्तम। तीसरा नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन से ईरानी लेखक व विद्वान था जिसके लेख ऐतिहासिक स्रोतों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर देखा जाए तो ऐसा कौन सा ईरानी था, तो वो हेरोडेटस ईरानी था, जिसके विद्वान था जिसके ऐतिहासिक स्रोतों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो हेरोडेटस का जो इतिहास है वो महत्वपूर्ण है, जो इसने लिखी थी साहित्यिक ग्रंथ है। अगला देखते हैं कि समुद्रगुप्त के विजयों का विवरण हमें किस प्रसिद्ध स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। तो समुद्रगुप्त की विजयों का विवरण हमें किस प्रसिद्ध स्तंभ लेख से प्राप्त होता है, इलाहाबाद स्तंभ लेख से। पांचवा है कि इनमें से कौन इतिहास जानने का पुरातात्विक स्रोत नहीं है। देखिए अभिलेख, मंदिर और मुद्राएं ये तीनों जो है वो इतिहास जानने का पुरातात्विक स्रोत हैं, जबकि वेद यहाँ पे ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी सही होगा। इस प्रकार से देख लेते हैं। अगला हम देखते हैं निम्न में से वह कौन सा विदेशी इतिहासकार था जिसने अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद में 11वीं शताब्दी के भारत की स्थिति पर विस्तृत प्रकाश डाला है। तो वह अलबुरुनी था।
ठीक है, अल्बेरुनी था जिसने अपनी पुस्तक तहकीक ए हिंद में 11वीं शताब्दी के भारत की स्थिति पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है। 7वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि सैंधव सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो सैंधव सभ्यता ये लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे, सही बात है। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु वासियों को है, सही बात है। और कठोर सिंधु संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग थे, ये भी सही है। जबकि नहरों द्वारा सिंचाई नहीं की जाती थी, ठीक है, तो यहाँ पे गलत ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा गया कि नहरों द्वारा सिंचाई की जाती थी, तो ऐसे सैंधव सभ्यता में इस प्रकार की कोई विवृत्ति नहीं दिखाई देती है। 8वां नंबर देखते हैं कि सिंधु का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। तो सिंधु का बाग या फिर मृतकों का टीला पूछा गया है, तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला या फिर सिंधु का बाग कहा जाता है। 9वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को आमतौर पर नगरीय सभ्यता कहते हैं क्योंकि वहाँ खुदाई में विशाल नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। 10वां नंबर देखते हैं कि हड़प्पा की संस्कृति का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो हड़प्पा की संस्कृति का विस्तार सिंध और पंजाब के बीच में था। इसी प्रकार से अगला हमारा देखते हैं 11 नंबर है कि सिंधु सभ्यता का प्रधान केंद्र किसे माना जाता है। तो सिंधु सभ्यता का प्रधान केंद्र हड़प्पा को माना जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। 13 नंबर इसी प्रकार से देखते हैं कि 13 नंबर हमारा है कि सिंधु घाटी के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी के लोगों को सोना, चांदी, तांबा ये तीनों से परिचित थे, जबकि लोहा से अपरिचित थे। तो ऑप्शन हमारा ए जो है वो सही हो जाएगा। 14 नंबर देख लेते हैं कि इतिहासकारों ने सैंधव सभ्यता का काल निर्धारण क्या किया है। ठीक है, तो सैंधव सभ्यता का जो निर्धारण जो किया गया है वो किसके बीच में है। तो 3200 ईसा पूर्व में, 3200 ईसा पूर्व का जो है इसका काल निर्धारण किया गया है। ठीक है, 14 का सी। 15 नंबर देखते हैं कि इतिहासकारों की राय में हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति का विनाश कैसे हुआ। तो एक भूचाल के बाद, भारी बाढ़ से और महामारी, यही तीन कारण थे। ये तीनों ऐसे कारण थे जिसकी वजह से हड़प्पा संस्कृति का विनाश हो गया। तो उपयुक्त सभी के कारणों से। 16 नंबर देख लेते हैं। 16 नंबर हमारा है कि हड़प्पा के लोग किसकी पूजा करते थे। तो प्रजनन शक्ति की पूजा करते थे। हड़प्पा के लोग किसकी पूजा करते थे। प्रजनन शक्ति की पूजा करते थे। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आर्य लोग भारत में सबसे पहले कहाँ पर बसे। तो आर्य लोग सबसे पहले पंजाब में बसे थे। 18 नंबर देख लेते हैं कि प्राचीन भारत की मुख्य लिपि क्या थी। प्राचीन भारत की मुख्य लिपि क्या थी। तो ब्राह्मी लिपि जो थी वो प्राचीन भारत की मुख्य लिपि थी। 19 नंबर हम देख लेते हैं। 19 क्या है कि आर्यों ने दस्यु किन्हें कहा है। तो आर्यों ने भारत के मूल निवासियों को दस्यु कहा है। ठीक है, 20 नंबर हम देखते हैं। 20 नंबर क्या है कि 4 वेदों में सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है। तो 4 वेदों में सर्वाधिक प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 21 नंबर देख लेते हैं। 21 नंबर हमारा क्या है। 21 नंबर हमारा है कि आर्य लोग निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा करते थे। तो वर्षा के देवता इंद्र की पूजा करते थे। आर्य लोग जो थे वो वर्षा के देवता इंद्र की पूजा करते थे। वहीं 22 नंबर बात करते हैं। 22 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि वैदिक युग में ग्राम समूहों को क्या नाम दिया गया। जो वैदिक युग था उसमें जो कई गांवों का जो समूह होता था तो उसे क्या कहा जाता था। उसे विश कहा जाता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि एग्जाम में जो है पूछे गए हैं। 23 नंबर अपना देख लेते हैं। 23 नंबर क्या है हमारा कि ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था। तो ऋग्वैदिक काल में पूछा गया है, तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में गाय का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, 24 नंबर देख लेते हैं। हालांकि यहाँ पे देख लीजिएगा गाय होता है फिर अनाज। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, फिर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 23 नंबर का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है। ठीक है, 24 नंबर देख लेते हैं। 24 नंबर क्या है यानी 24 नंबर क्या है कि वैदिक युगीन सामाजिक जीवन में कुल वर्ण एवं आश्रमों की संख्या कितनी थी। तो 4। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि वैदिक काल में मनुस्मृति के अनुसार विवाह के कितने प्रकार थे। ठीक है, 25 नंबर क्या देखा गया है कि वैदिक काल में मनुस्मृति के अनुसार विवाह के कितने प्रकार थे। तो 8 प्रकार थे। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म हालांकि पूछा गया है कई बार, तो 563 ईसा पूर्व में आपको इस बात से संबंधित रट लेना है। जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको तो आपको विशेष तौर पर रट ही लेना है। 27 नंबर है महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी किस प्रदेश में पड़ता था उस समय, ये आपको बताना है। 28 नंबर देख लेते हैं। 28 नंबर हमारा क्या है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यानी धर्म चक्र प्रवर्तन जिसे कहते हैं कहाँ दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने वैशाली में दिया था। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है,
29 नंबर देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था। ठीक है, गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था। तो 29 नंबर का ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, महामाया था। ठीक है, इसी प्रकार से प्रथम बौद्ध, 30 नंबर हमारा है कि प्रथम बौद्ध सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, तो राजगृह में आयोजित किया गया था। अगला हमारा है कि महात्मा बुद्ध किस जाति के थे। 31 नंबर हमारा है कि महात्मा बुद्ध किस जाति के थे, तो शाक्य के थे। ठीक है, 32 नंबर देख लेते हैं। 32 नंबर क्या है कि महात्मा बुद्ध ने जिस मार्ग पर चलने का उपदेश दिया था उसे क्या कहते हैं, अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने जिस मार्ग पर चलने का उपदेश दिया था उसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। 33 देख लेते हैं, यानी 33 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। 33 नंबर है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा गया है। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। ठीक है, अगला हमारा 34 नंबर है। 34 नंबर हमारा क्या है कि त्रिरत्न नामक उपदेश को देने वाले कौन थे, तो वर्धमान महावीर जो थे वो त्रिरत्न नामक उपदेश को देने वाले व्यक्ति थे। तो त्रिरत्न कौन कौन से थे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आशा करता हूँ कि आपको डेफिनेटली जरूर बताएंगे। 35 नंबर है कि वर्धमान महावीर का देहावसान कहाँ पे होता है, यानी उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो पावापुरी में। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। इसी प्रकार से 36 नंबर देख लेते हैं। 36 नंबर हमारा क्या है कि वर्धमान महावीर का जन्म किस सदी में हुआ था, तो ईसा पूर्व 6ठी सदी में हुआ था। वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। ठीक है, 37 नंबर की बात करते हैं कि जैन धर्म निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा देता है, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक क्रिया एवं जीव हत्या का निषेध, उपयुक्त सभी जो है वो जैन धर्म निम्नलिखित में से शिक्षा देता है। ठीक है, ये चीज़ें थी। 38 नंबर देखते हैं। 38 नंबर हमारा क्या है कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी किस जाति के थे, तो ज्ञातिक क्षत्रिय थे। ठीक है, जैन धर्म के जो संस्थापक महावीर स्वामी था, हालांकि अभी इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। 39 नंबर देख लेते हैं। 39 नंबर हमारा क्या है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के किस महाजनपद की राजधानी का नाम महाभारत एवं पुराणों में मालिनी मिलता है, तो वो अंग थी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से 40 नंबर देख लेते हैं। 40 नंबर हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध साहित्यिक नहीं है। बुद्ध साहित्य नहीं है तो वह है उपनिषद, जबकि जातक, पिटक, निकाय ये तीनों क्या है, बौद्ध साहित्य है, जबकि उपनिषद ये बौद्ध साहित्य नहीं है। 41 नंबर बात कर लेते हैं। 41 नंबर क्या है हमारा, 41 है कि अभिधर्म कोश पुस्तक लेखक कौन है। अभिधर्म कोश पुस्तक का लेखक कौन है, तो वसुबंधु हैं। ठीक है, 42 नंबर क्या है हमारा, 42 नंबर हमारा है कि चंद्रगुप्त मौर्य राज्य सिंहासन पर बैठने की तिथि क्या है। 332 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने राज्य सिंहासन पर बैठे थे। ठीक है, 43 नंबर हमारा है कि सिकंदर ने भारत पर किस सन में आक्रमण किया था, तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। 44 नंबर बात करते हैं कि अपने पिता फिलिप की मृत्यु के पश्चात सिकंदर कहाँ का राजा बना था, तो अपने पिता फिलिप की मृत्यु के बाद सिकंदर जो था वो मैसेडोनिया, ठीक है, मैसिडोनिया का जो है सिकंदर बना था, राजा बना था। 45 नंबर हमारा है। 45 नंबर हमारा है कि चरक संहिता किसके समय की रचना है, तो कनिष्क की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको रट लेना है कि 45 का ए जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। तो चाणक्य जो था वो चंद्रगुप्त का जो है वो प्रधानमंत्री था। ठीक है, 47 नंबर देख ले हैं। 47 नंबर क्या है कि अंतिम नंद शासक कौन था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है 3 साल लगातार। तो अंतिम नंद शासक वो घनानंद था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को पराजित किया था। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं बताता चल रहा हूँ, उसको आपको रट लेना है। 48 नंबर है। 48 नंबर है कि सम्राट अशोक ने किस धर्म का राजाश्रय प्रदान किया था, तो बौद्ध धर्म को। ठीक है, सम्राट अशोक ने इसका दक्षिण तरफ जो है अपने पुत्री को जो है बेटे और पुत्री को भेज करके इसका प्रचार प्रसार भी अन्य देशों में किया था। तो सम्राट अशोक ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था, तो बौद्ध धर्म को। वही 49 की बात करते हैं। 49 क्या है हमारा कि कलिंग के युद्ध में विजयी होने के पश्चात सम्राट अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य का एक भाग बना लिया था। ठीक है, नंदवंश का शासन कहाँ था, तो नंदवंश का संस्थापक कौन था, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, ये पूछा गया था इसमें, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। तो 50 का ए हमारा जो है, 50 का ए हमारा सही होगा, यानी मगध। नंदवंश का शासन कहाँ था, तो मगध में था। अगला हमारा है 51 नंबर देख लेते हैं। 51 क्या है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, आपको रट लेना है, संस्थापक तो आपको रट ही लेना है। 51 नंबर है, माफ़ कीजिएगा 52 नंबर है कि चंद्रगुप्त मौर्य को किसने प्रशिक्षण दिया था, तो कौटिल्य ने प्रशिक्षण दिया था। ठीक है, अगला है 53 नंबर देख लेते हैं। 53 नंबर क्या है हमारा, यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को
सेंड्रोकोट्स नाम से संबोधित किया गया है। 54 नंबर देख लेते हैं कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचारित नहीं हुआ है। तो जापान, सुमात्रा और श्रीलंका, इन तीनों में जो है अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, जबकि ब्रिटेन में नहीं किया था। ठीक है, वो यूरोपीय देश था, वो लंबा भी था, इस वजह से ये रीज़न था। 55 नंबर देख लेते हैं। 55 नंबर क्या हमारा कि अशोक द्वारा निर्मित सांची के स्तूप का आकार किस वंश के शासकों के दुगुना करवाया गया था। तो अशोक द्वारा निर्मित सांची का जो स्तूप था उसका आकार जो है वो शुंग वंशों के शासकों के द्वारा शासकों का दोगुना करवाया गया था। ठीक है, 56 नंबर देख लेते हैं। 56 नंबर देख लेते हैं कि अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है 13वें अभिलेख में। ठीक है, मेगास्थनीज कौन था। 57 नंबर हमारा है कि मेगास्थनीज कौन था। तो सेल्यूकस का राजदूत जो था वो मेगास्थनीज था। 58 नंबर देख लेते हैं। 58 नंबर क्या है कि सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब विजय प्राप्त की थी। 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। 59 नंबर बात कर लेते हैं। 59 नंबर बात कर लेते हैं। तो 59 क्या है कि अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। तो पाली भाषा का। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है क्योंकि ये भी पूछे गए एग्जाम में। 60 नंबर देख लेते हैं, यानी 60 नंबर की अशोक द्वारा निर्मित वह स्तंभ लेख जिसके निचले भाग पर मयूर का चिन्ह अंकित है कहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो लौरिया नंदगढ़। ठीक है, नंदनगढ़। ठीक है, लौरिया नंदनगढ़ में अशोक द्वारा जो है निर्मित जो स्तंभ लेख है वहाँ पर निचले भाग में मयूर का चिन्ह जो है स्तंभ जो है प्राप्त हुआ है। 61 की बात करते हैं। 61 क्या है हमारा कि कुषाण वंश के सबसे प्रतापी सम्राट कौन था। तो कनिष्क जो था वो कुषाण वंश में सबसे प्रतापी सम्राट था। 62 नंबर बात करते हैं। 62 नंबर क्या है हमारा कि कनिष्क का समय कौन सी बौद्ध संगीत में हुई थी। तो कनिष्क के समय में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, 63 नंबर देख लेते हैं कि कुषाण वंश के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण उत्तरदायी थे। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि पूछा तो नहीं गया लेकिन पूछे जाने के चांसेस हैं। तो संयुक्त शासन के कारण कुषाणों की शक्ति का विभाजन जो है हो गया था। तो कुषाण वंश के पतन के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। तो संयुक्त शासन के कारण जो है वो कुषाणों की जो शक्ति का विभाजन हो गया था। वहीं 64 नंबर की बात करते हैं, यानी 64 नंबर हम अपना देख लेते हैं। 64 नंबर क्या है कि निम्न में से किस स्थान पर अशोक के पुत्र एवं पुत्री अर्थात महेंद्र एवं संघमित्रा ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। तो दक्षिण पूर्व एशिया में। ठीक है, इस प्रकार से देख लेते हैं। तो अगला हम देख लेते हैं 65 नंबर। ठीक है, यानी 65 नंबर अपना बात करते हैं। 65 नंबर हमारा क्या है कि झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन किन राज्यों के मध्य माफ कीजिएगा। झेलम नदी के किनारे जो वितस्ता का युद्ध हुआ था वो किन किन राजाओं के मध्य लड़ा गया था। तो पोरस एवं सिकंदर के मध्य जो है वितस्ता का युद्ध लड़ा गया था, जो कि झेलम नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ऑप्शन 65 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 66 नंबर बात करते हैं। तो 66 नंबर हमारा क्या है कि मौर्य वंश के पश्चात शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। तो पुष्यमित्र ने। ठीक है, मौर्य वंश के पश्चात शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र ने की थी। 67 की बात करते हैं, यानी 67 नंबर हमारा क्या है कि सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था वो सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था। इसी प्रकार से 68 नंबर बात कर लेते हैं। 68 हमारा कि किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि कलिंग नरेश खारवेल ने सातवाहन नरेश सातकर्णी प्रथम को पराजित किया था। तो जो है हाथी गुम्फा अभिलेख से ये प्राप्त होता है कि कलिंग नरेश खारवेल ने सातवाहन नरेश सातकर्णी प्रथम को पराजित किया था। अगला है 69 नंबर हमारा है, यानी 69 नंबर क्या है कि कनिष्क द्वारा शक संवत की शुरुआत कब की गई थी। तो 78 ईसा पूर्व में कनिष्क द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखते हैं कि शुंग वंश में प्रमुख राजधर्म क्या था। ये भी इंपॉर्टेंट है। 70 नंबर भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि शुंग काल में प्रमुख राजधर्म क्या था। तो ब्राह्मण धर्म है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 71 बात करते हैं। 71 हमारा क्या है कि शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति का वध किसने 27 ईसा पूर्व में कर दिया था। तो वासुदेव ने 27 ईसा पूर्व में शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति का वंश जो है अंत कर दिया था। अगला हमारा 72 नंबर है। 72 नंबर क्या है हमारा कि चोल पांड्य और चेर के राजाओं के विषय में हमें किस साहित्य से जानकारी मिलती है। तो चोल पांड्य और चेर के राजाओं के विषय में हमें संगम साहित्य के जो है जानकारी प्राप्त होती है। 73 नंबर बात कर लेते हैं। 73 नंबर क्या है कि गुप्त राजवंश का प्रभावशाली राजा समुद्रगुप्त कब गद्दी पर बैठा था। तो 335 ईस्वी के आसपास जो है ये बैठा था। 74 नंबर बात कर लेते हैं। 74 नंबर क्या है हमारा कि इतिहासकार समुद्रगुप्त को किस नाम से पुकारते हैं। तो इतिहासकार मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है, पूछा गया था किसको जो है वो किसको भारत का नेपोलियन, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न इस प्रकार था। ठीक है, सेम टू सेम प्रश्न था। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इसको रट लेना है। 75 नंबर की बात करते हैं। 75 नंबर है हमारा गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कब सिंहासन पर हुआ।
रूढ़ हुआ था, यानी बैठा था, सिंहासन रूढ़ हुआ था। तो गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक जो चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है वो 380 ईसा पूर्व में सिंहासन रूढ़ हुआ था, यानी गद्दी पर बैठा था। 76 नंबर बात कर लेते हैं। 76 नंबर क्या है हमारा कि विक्रम संवत किसने प्रारंभ किया था? तो विक्रम संवत जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने प्रारंभ किया था। ठीक है, 77 की बात करते हैं। ठीक है, 77 की नंबर बात करते हैं। तो वारामिहिर नामक गुप्तकालीन ज्योतिष ने निम्नलिखित ग्रंथ की रचना की थी। वो कौन सा ग्रंथ था? तो बृहत संहिता थी। पांड्यों का केंद्र यानी राजधानी कौन थी? तो ये इंपॉर्टेंट है, 78 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 78 नंबर हमारा क्या पूछ रहा है कि पांड्यों का जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी? तो वो थी मदुराई में। ठीक है, इस प्रकार से अगला हमारा है 79 देख लेते हैं। 79 क्या है कि चोल शासकों में सबसे प्रतापी और प्रसिद्ध राजा कौन था? 79 क्या है कि चोल शासकों में सबसे प्रसिद्ध प्रतापी राजा कौन था? तो राजेंद्र प्रथम था। ठीक है, 80 नंबर बात करते हैं। 80 नंबर क्या है कि जातक कथाओं में किसके जीवन की कहानियाँ लिखी गई हैं? 80 नंबर क्या है कि जातक कथाओं में किसके बारे में कहानियों का उल्लेख किया गया है? तो बोधिसत्वों के बारे में उल्लेख किया गया है। अब 81 नंबर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो 81 नंबर है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एलिफेंटा की गुफाएं जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अगला हमारा एक वेनसांग थे। वेनसांग कौन थे ये आपको बताना है। ठीक है, 82 नंबर देखते हैं। 82 नंबर क्या है कि वेनसांग कौन था? वो चीन के बौद्ध धर्मी तीर्थयात्री थे। ठीक है, अगला हमारा 83 नंबर है। 83 नंबर हमारा क्या है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि कई बार पूछा गया है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछे गए हैं। तो जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलता हूँ वो आपको विशेष तौर पर वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को वापस से रिपीट कर लेना चाहिए। ठीक है, 83 का बी यानी पटना के पास जो है नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। इसी प्रकार से 84 नंबर है। 84 नंबर है पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति का लेखक कौन था? ठीक है, 84 नंबर क्या है हमारा? 84 नंबर क्या है कि पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो रवि कीर्ति था। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 85 नंबर देख लेते हैं, यानी 85 नंबर हमारा क्या है कि चीनी यात्री वेनसांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री वेनसांग जो था वो हर्षवर्धन राजा के शासनकाल में भारत आया था, वेनसांग। ठीक है, 86 बात करते हैं। 86 हमारा क्या है कि गुप्त काल में निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक और गणितज्ञ हुए थे? तो आर्यभट्ट और वारामिहिर ये दोनों जो हैं वैज्ञानिक और गणितज्ञ हुए थे। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 87 नंबर बात करते हैं, यानी 87 नंबर जो हमारा है वो किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है उसको एक बार देख लेते हैं। 87 नंबर है कि हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ बसाई थी? तो हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज में बसाई थी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब 88 नंबर हम देख लेते हैं कि हर्ष ने सिंहासन पर बैठने का समय क्या था? तो लगभग 605 ईसा पूर्व में बैठा था। ठीक है, 89 की बात करते हैं। भारत के किस शासक ने नागानंद, ठीक है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक ग्रंथों की रचना की है? तो हर्षवर्धन ने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका की जो है, हालांकि प्रियदर्शिका पूछा गया था क्वेश्चन, तो इस बात को आपको ध्यान रखने का। तो प्रियदर्शिका के रचनाकार कौन है? तो हर्षवर्धन। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा 89 का ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। 90 देखते हैं कि हर्ष के जीवन की पुस्तक किसने लिखी है? तो बाणभट्ट ने हर्ष के जीवन पर जो है पुस्तक लिखी है। 91 बात कर लेते हैं। 91 क्या है हमारा? तो 91 है कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंदीवर्मन जो है वो पल्लव वंश का अंतिम शासक था। माफ़ कीजिएगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाएगा। पल्लव वंश का अंतिम शासक जो था वो अपराजित वर्मन था। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 92 बात करते हैं। 92 हमारा है कि राष्ट्रकूट राजाओं ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो मान्यखेट में। राष्ट्रकूट राजाओं ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? मान्यखेट में बनाई थी। ठीक है, अगला है 93 नंबर हमारा क्या है? 93 बात कर लेते हैं। 93 हमारा जो है कि राष्ट्रकूट राजा किस धर्म को मानने वाले थे? तो ब्राह्मण धर्म को। ठीक है, राष्ट्रकूट राजा जो थे वो ब्राह्मण धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे। 94 नंबर बात करते हैं कि हर्षवर्धन की बहन का नाम जो है वो राजश्री था। 95 नंबर बात करते हैं, चंदेल राजाओं की राजधानी खजुराहो थी। 96 नंबर बात करते हैं, चालुक्य शासकों में किसे सर्वाधिक योग्य और प्रतापी राजा माना जा सकता है? तो चालुक्य शासकों में सर्वाधिक पुलकेशिन द्वितीय को योग्य और प्रतापी राजा माना जा सकता है। 97 बात करते हैं। 97 क्या है हमारा कि चोल राजाओं ने शासनकाल की सुव्यवस्था के लिए किसे अपने राज्य को कई प्रांतों में बांटा था और इन प्रांतों को क्या कहते हैं? इन प्रांतों को क्या कहते हैं? तो मंडलम कहते हैं।
98 नंबर देख लेते हैं कि कश्मीर के इतिहास के विषय में सबसे प्रामाणिक जानकारी का स्रोत राजतरंगिणी जो नामक ग्रंथ है वो किसकी रचना है? कल्हड़ की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है, जो कि जम्मू कश्मीर के बारे में, इतिहास के बारे में बताती है, तो वो कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। 99 देखते हैं कि मामल्लपुरम के प्रसिद्ध गणेश मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? तो परमेश्वर वर्मन ने करवाया था। 100 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 100 नंबर बात क्या करते हैं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है, जिसे हम रथ मंदिर के नाम से भी जानते हैं, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह देव ने करवाया था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला देख लेते हैं। 101 नंबर हमारा क्या है? 101 नंबर हमारा है कि भारतवर्ष में गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो भारत में से गुलाम वंश का पहला शासक था। वही 102 देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि 1000 से 1030 ईसा पूर्व के बीच में भारत का आक्रमण करने वाला उत्तर पश्चिमी का प्रथम आक्रांता कौन था? तो महमूद गजनवी। ठीक है, जो कि 1000 से 1030 के बीच में आक्रमण करने वाला पहला पश्चिमी जो था। अगला है 103 देख लेते हैं। 103 हमारा है कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पूछा जा चुका है, 2 बार क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। तो 103 नंबर का जो है 1175 में जो है मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी ये आपको बताना है। ठीक है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? तो ये चीज़ें हैं, ये 1206 ईस्वी में हो गई थी। 105 नंबर बात कर लेते हैं कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और भारत का गुलाम वंश की नींव कब डाली थी? तो 1206 ईस्वी में, आपको पता भी होगा। ठीक है, गुलाम वंश की नींव डाली थी। म्लेच्छ का क्या अर्थ होता है? ये एक बार क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है कि म्लेच्छ का क्या अर्थ होता है? तो असभ्य, कहते हैं ना मलिक आदमी हो यार, तो असभ्य निष्कासित जाति के लोग। ठीक है, इस प्रकार से आज भी इस शब्दों का प्रयोग किया जाता है। 107 नंबर देखते हैं कि दिल्ली में 1211 ईस्वी में इलवरी वंश को स्थापित करने वाला शासक कौन था? तो शमशुद्दीन इल्तुतमिश जो था, दिल्ली में 1211 ईस्वी में इलवरी वंश के स्थापित करने वाला शासक था। ठीक है, इस प्रकार से बात करते हैं। इस प्रकार से 108 नंबर बात करते हैं। 108 नंबर क्या है कि 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात दिल्ली में किसने सुचारू रूप से शासन संभाला था? तो रजिया सुल्तान ने संभाला था शासन। ठीक है, 109 नंबर की बात कर लेते हैं कि रजिया सुल्तान ने कब से कब तक दिल्ली की गद्दी पर संभाली थी? तो 1236 से 1240 के बीच में। ठीक है, 110 नंबर बात कर लेते हैं। 110 नंबर हमारा क्या है कि इल्तुतमिश के वंशजों को गद्दी से हटाने के पश्चात बलबन कब दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? तो 1266 ईस्वी में बलबन जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। 111 की बात कर लेते हैं, यानी 111 नंबर की बात कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी वंश का प्रसिद्ध शासक था, उसका शासनकाल था। ठीक है, 111 नंबर क्या बात है कि अलाउद्दीन खिलजी वंश का प्रसिद्ध शासक था, उसका शासनकाल कहाँ से कहाँ तक था? तो 1296 से 1316 के बीच में था। ठीक है, 112 नंबर बात कर लेते हैं। 112 नंबर क्या है कि दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक शासक कौन थे? तो तुर्क था। दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक शासक कौन थे? तो वो तुर्क था। ठीक है, इसी प्रकार से 113 नंबर की बात कर लेते हैं। 113 नंबर है कि दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था में एकता किसे कहते हैं? तो दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था में एकता सरकारी अधिकारी को वेतन के बदले दी गई भूमि को कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा 114 नंबर है। 114 नंबर हम बात कर लेते हैं। 114 नंबर का 1320 ईस्वी में दिल्ली के गयासुद्दीन ने जिस वंश की स्थापना की थी उसका नाम क्या था? तो 1320 में दिल्ली में गयासुद्दीन ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 115 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली से हटाकर देवगिरी अर्थात दौलताबाद को राजधानी बनाने वाला सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से हटाकर देवगिरी यानी दौलताबाद राजधानी बनाने वाला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। 115 का सी जो है वो सही होगा। 116 नंबर देख लेते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हरिहर बुक्का ने दक्षिण में किस राज्य की नींव डाली थी? तो विजयनगर की। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, 117 नंबर बात कर लेते हैं। 117 नंबर क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो फिरोज शाह तुगलक बना था। ठीक है, 118 नंबर बात कर लेते हैं। 118। ठीक है, 118 क्या है हमारा कि मालिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण की ओर सेना भेजने वाला सुल्तान इनमें से कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो मलिक काफूर के नेतृत्व में जो है दक्षिण की ओर सेना भेजने वाला सुल्तान था। ठीक है, 119 नंबर देख लेते हैं। 119 नंबर क्या है कि लोधी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक निम्नलिखित में से कौन था? सिकंदर लोधी था, जो कि 1489 से 1517 के बीच में शासन इसने किया था। 120 नंबर बात कर लेते हैं कि पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, 120 नंबर हमारा क्या है?
120 नंबर क्या है हमारा कि पृथ्वीराज चौहान की जीवनी और कार्यों पर आधारित पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? चंद्रबरदाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो पृथ्वीराज रासो की जो है रचना जो की थी वो चंद्रबरदाई करवाई थी, ने किया था। 121 नंबर देख लेते हैं कि 121 नंबर पूछ रहा है कि खुतबा क्या होता है। खुतबा क्या होता है कि शुक्रवार की प्रार्थना में शासक जो है वो सुल्तान के नाम से धार्मिक उपदेशों का वाचन करता है। क्या करता है कि शुक्रवार की प्रार्थना में शासक सुल्तान के नाम से धार्मिक उपदेशों का वाचन करता है। ठीक है, इसी प्रकार से 122 नंबर बात कर लेते हैं। 122 नंबर बात कर लेते हैं कि बाबर ने भारत पर अपना पहला आक्रमण कब किया था? तो 1519 ईस्वी में। ठीक है, इसी प्रकार से पूछा गया था घाघरा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध। ये दो प्रश्न जो है वो पूछे गए थे एक बार, जिसको आपको एक बार देख लेना है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 123 नंबर देख लेते हैं। 123 नंबर क्या है कि जिस समय बाबर ने भारत पर अपना प्रथम आक्रमण किया उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। ठीक है, 24 नंबर बात कर लेते हैं, यानी 124 देख लेते हैं कि कृष्णदेव की मृत्यु के बाद किस साम्राज्य का पतन होने लगा था? तो विजयनगर पर जो है कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात जो है वो विजयनगर का जो है शासन जो है वो क्या होने लगा था? वो पतन होने लगा था। अब 125 नंबर बात कर लेते हैं कि शासन प्रबंध के क्षेत्र में शेरशाह का प्रमुख सुधार क्या था? तो भूमि प्रबंधन। ठीक है, भूमि प्रबंधन के लिए जो है वो शेरशाह सूरी जो है जाना जाता है, और ग्रैंड टैंक रोड जो है वो शेरशाह सूरी ने ही बनवाई थी। ठीक है, तो यह आपको चीज़ें जाननी चाहिए। 126 नंबर देख लेते हैं। 126 क्या है कि बाबर का जन्म कब हुआ था? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 1483 ईस्वी में हुआ था, हालांकि दे दिया गया इसमें। अगला है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अगला क्वेश्चन है 127 जो है ये पूछा गया है। तो 127 है कि 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में कहाँ युद्ध हुआ था? तो 1527 का युद्ध जो है वो खानवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। 128 की बात कर लेते हैं। ठीक, 128 क्या है कि भारत में मुगल सत्ता स्थापित करने की दृष्टि से इतिहासकारों ने बाबर के किस युद्ध को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया है? तो खानवा के युद्ध को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया है। 129 की बात कर लेते हैं। 129 का जो है इसमें क्या है कि 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी का मुकाबला कहाँ पर हुआ था? तो पानीपत में, जिसे पानीपत की लड़ाई भी कहते हैं। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, जितने भी प्रश्न मैं पूछता जा रहा हूँ आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। बाबर की मौत के बाद हुमायूं कब दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? 1530 ईस्वी में जो है हुमायूं गद्दी पर बैठ गया था। 131 देख लेते हैं कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी है? तो बाबर की जो आत्मकथा है वो बाबरनामा वो बाबर के द्वारा लिखी गई है, पहली बात, और वो तुर्की भाषा में लिखी गई है, दूसरी बात। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा 131 का सी हो जाएगा सही। 132 है कि पानीपत प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में। पानीपत का दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 130 देखिए पानीपत का जो है युद्ध है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जा चुका है। ठीक है, आपको रट लेना है। तो किस महत्वपूर्ण युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था और तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध को जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी? तो खानवा के युद्ध के बाद जो है बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। ठीक है, 134 नंबर बात कर लेते हैं। 134 क्या है कि हुमायूं की असफलता का सबसे बड़ा कारण जो था उसकी स्वयं की कमजोरी थी। ठीक है, 135 का बात कर लेते हैं कि 1576 में अकबर और राणा प्रताप के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो 1576 में अकबर और राणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। इसमें विजयी कौन हुआ था ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, 136 देख लेते हैं कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। ठीक है, भारतीय इतिहास में 1556 क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है, 1556 क्यों प्रसिद्ध है? 137 पूछा गया है। तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो है लड़ा गया था। चलिए जो पूछा था वो चीज़ें यहाँ पे पूछ ही ली गई है। 138 देख लेते हैं। 138 का फर्स्ट जो है वो सही होगा, यानी शाहजहां द्वारा बनवाए गए मयूर सिंहासन में कौन ईरान ले गया? तो नादिर शाह जो था वो इसको ईरान लेके चला गया था। ठीक है, जो शाहजहां द्वारा जो मयूर सिंहासन बनवाया गया था उसे नादिर शाह ईरान लेके चला गया था। 139 देख लेते हैं। 139 क्या है हमारा कि पानीपत के दूसरी युद्ध जो कि 1556 में हुआ था किन दो पक्षों के बीच में हुआ था? तो अकबर व हेमू के बीच में हुआ था। 139 का ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 140 नंबर देख लेते हैं। 140 नंबर हमारा क्या है? 140 नंबर क्या है हमारा कि अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अबुल फजल जी जो हैं वो अकबरनामा के लेखककार हैं। 140 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 141 का देख लेते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो सोमनाथ को मंदिर को जो 1026 में लूटा था, इसके बाद इसने 17 बार आक्रमण किया था, सर्वाधिक बार। हालांकि एक बार पूछा गया है। ठीक है, एक बार पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा, एक बार पूछ लिया गया है। 142 को देखते हैं। 142 को हम देख लेते हैं
कि मुग़ल साम्राज्य का वह कौन सा शासक था जो 2 बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, तो वो हुमायूं था। ठीक है, एक बार पराजित हुआ, फिर दोबारा जो है वो लड़के युद्ध जो है प्राप्त करके वो गद्दी पर बैठ गया था। 143 देखते हैं कि हुमायूं और शेर खां यानी शेरशाह के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था। ठीक है, तो 143 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिलग्राम का युद्ध जो था वो निर्णायक युद्ध था। 144 नंबर देख लेते हैं। 144 नंबर क्या है कि 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया था, तो आगरा में किया गया था। 144 का एक सही हो जाएगा। 145 देख लेते हैं। तो फरीद अर्थात शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी थी, तो बहार खां लोहानी ने दी थी। 146 बात कर लेते हैं। 146 क्या है कि 146 है कि 13 वर्ष की अल्पायु में 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर की राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था, तो किला नौर पर हुआ था। 147 बात करते हैं, यानी 147 नंबर क्या है कि किस मुग़ल सम्राट के शासनकाल में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, दरबारी भी पहली बार आया था जहांगीर के दरबार में। 148 की बात कर लेते हैं। ताजमहल किस शासक ने बनवाया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है क्योंकि पूछा जा चुका है, तो शाहजहां ने बनवाया था। अगला हमारा अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन था, तो ये आपने देखा भी होगा, अकबर बीरबल जो चीज़ें आती थी तो वो आप में तानसेन जो था वो प्रसिद्ध जो संगीतज्ञ था। इसी प्रकार से 150 देख लेते हैं। 150 क्या है कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी, रजिया बेगम। ये पूछा जा चुका है, 120 सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको रट लेना है। 151 की बात कर लेते हैं। 151 क्या है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो अकबर ने राणा प्रताप को हरा दिया था। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने राणा प्रताप को हरा दिया था। इस प्रकार से 152 नंबर बात करते हैं। क्या है 152 नंबर क्या है कि मुग़ल सम्राट के विस्तार सबसे अधिक किस राजा के समय में हुआ था, तो अकबर के शासनकाल में हुआ था। 153 क्या है कि चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था, तो राणा कुंभा ने बनवाया था। 154 जो नंबर है 154 है कि सर टॉमस रो भारत के किस शासनकाल में आया था, तो जहांगीर के शासनकाल में आया था। 155 देख लेते हैं। 155 क्या है कि शेरशाह की कब्र कहाँ पर बनी है, तो सासाराम में। ये एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, 156 की बात करते हैं। 156 की बात करते हैं तो अकबर ने जोधाबाई को महारानी का पद दिया था, वह कहाँ की राजकुमारी थी, तो आमेर की राजकुमारी थी। 157 की बात करते हैं तो किस मुसलमान बादशाह के राजपूतों से अत्यंत मधुर संबंध थे, तो वे थे अकबर से। ठीक है, दीन इलाही क्या थी, ये इंपॉर्टेंट है। दीन इलाही क्या थी, तो ये अकबर द्वारा बनवाया गया एक धर्म था। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 159 की बात कर लेते हैं। 159 क्या है कि फतेहपुर सीकरी में किस सूफी संत का मजार अकबर द्वारा बनवाया गया था, तो सलीम चिश्ती के द्वारा। जजिया कर लगता था 160 नंबर देख लेते हैं कि जजिया कर किस पर लगता है, तो 160 नंबर क्या है हमारा, तो जजिया कर किस पे लगता था, तो गैर मुस्लिमों पर लगता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 161 देख लेते हैं। 161 क्या है कि चांद बीबी कहाँ की शासिका थी, अहमदनगर की थी। 162 देख लेते हैं कि अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी किसे कहते हैं, तो सैन्य दल के सेनापति को मीर बख्शी कहा जाता था अकबर के दरबार में। ठीक है, 163 बात कर लेते हैं। 163 क्या है कि किस मुग़ल बादशाह ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया, अकबर ने समाप्त कर दिया था। 164 की बात किया जाए तो किस मुग़ल बादशाह ने शासनकाल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है, तो शाहजहां के जो शासनकाल था उसे स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है। 165 बात कर लेते हैं। 165 क्या है हमारा कि अकबर का जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, 56 की बात कर लेते हैं। 166 की बात कर लेते हैं, माफ़ कीजिएगा, 166 नंबर की बात कर लेते हैं कि किस मुग़ल सम्राट ने न्याय की जंजीर लगवाई थी, जहांगीर ने। ठीक है, अब 167 नंबर बात कर लेते हैं कि अकबर द्वारा बसाया गया सबसे महत्वपूर्ण नगर कौन सा था, फतेहपुर सीकरी। ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से आपको रट लेना है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि मराठा राज्य की स्थापना किसने की थी, शिवाजी ने की थी। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि अष्टप्रधान का क्या अर्थ होता है, तो 8 मंत्रियों की एक परिषद जो मराठा शासकों के सलाहकार के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, 170 बात कर लेते हैं, यानी 170 नंबर हमारा है कि मराठों के ज़माने में चौथ कहते थे एक कर को। ठीक है, चौथ जो होता था वो उसको एक कर को रूप में कहा जाता था। 171 क्या है कि शिवाजी ने औरंगजेब के किस सेनापति के साथ संधि की थी, तो जय सिंह के साथ में संधि की थी। 172 देख लेते हैं। 172 क्या है कि मराठा काल में सरदेश मुखी क्या था। ठीक है, 172 है कि मराठा काल में सरदेश मुखी एक कर था। और 73 बात कर लेते हैं। ठीक है, 73 क्या है
कि शिवाजी का छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 16 जून 1674 को राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, इसी प्रकार से अगला हम बात कर लेते हैं 174। 174 क्या है कि शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी, 14 अप्रैल 1680 को हुई थी। 175 क्या है कि पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था। 176 क्या है कि मुगल सम्राट के पतन का मुख्य कारण क्या था, तो अयोग्य उत्तराधिकारी, औरंगजेब की धार्मिक नीति और मराठों का कुशल रणनीति, ये सभी जो है मुगल साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण थे। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से औरंगजेब ने किस सिख गुरु के 2 पुत्रों को दीवार में जीवित चुनवा दिया था, गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को जो है वो दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 177 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 178 नंबर देखते हैं कि नादिर शाह ने किसके राज्यकाल में भारत पर आक्रमण किया था, तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में जो है आक्रमण किया था। 179 देख लेते हैं। 179 क्या है कि हरि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात सिखों का नेतृत्व संभाला बंदा बैरागी ने। ठीक है, 180 नंबर बात करते हैं। 180 है कि निम्नलिखित में से वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल की कौन सी महत्वपूर्ण घटना थी, तो रोहिल्लों के खिलाफ युद्ध। 181 देख लेते हैं। 181 क्या है हमारा कि भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच पहली लड़ाई जो है 1744 से 1748 के बीच लड़ी गई थी। इस प्रकार से अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेलेजली शासनकाल में घटी महत्वपूर्ण घटना कौन सी, टीपू सुल्तान की हार एवं मृत्यु। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हुई थी, गुरु गोविंद सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1708 ईस्वी में। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है, माफ़ कीजिएगा, अगला हमने कौन सा देखा था, 183 देखा था, तो 84 देखते हैं। 84 क्या हमारा कि 1857 के विद्रोह में कानपुर के विद्रोहियों को नेतृत्व किसने किया था, तो नाना साहब ने किया था। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हमने गलत बोल दिया आई थिंक। ठीक है, देखिए यहाँ पे सही बोला था हमने। 1857 के विद्रोह में कानपुर के विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था, तो नाना साहब ने किया था। वहीं 204 नंबर की बात कर लेते हैं। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन से वे कारण थे जिसके कारण भारतीय सैनिकों में असंतोष पैदा हुआ और जिससे भड़क कर 1857 के विद्रोह का जो है वो रूप ले लिया गया था, तो नई राइफल कारतूसों में गाय एवं सुअरों के चर्बी का जो है लगा होता था, जिसका कारण जो है ये विद्रोह हो गया था। 205 नंबर बात कर लेते हैं। 205 नंबर क्या है हमारा कि 1857 की क्रांति के नेता अंतिम बादशाह बहादुर शाह को गिरफ्तार कहाँ निर्वासित कर दिया गया था, तो रंगून में। 206 नंबर बात करते हैं संथाल विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, 206 नंबर है संथाल विद्रोह 1855 से 1887 के बीच में हुआ था। 207 नंबर बात करते हैं। ठीक है, 207 नंबर क्या है कि भारत में व्यापार के लिए अंग्रेज़ों को किसकी प्रतिद्वंद्विता का सामना नहीं करना पड़ा था, तो चीनी प्रतिद्वंद्विता का सामना नहीं करना पड़ा था। इस प्रकार से 208 नंबर बात कर लेते हैं। 208 नंबर क्या है हमारा कि बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला किसका उत्तराधिकारी था, तो अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी था। ठीक है, 209 नंबर की बात कर लेते हैं। 209 नंबर क्या है हमारा कि किस वर्ष मार्ले मिंटो सुधार के अनुसार भारतीयों को कुछ संवैधानिक अधिकार मिले थे, तो 1909 में। 210 नंबर बात कर लेते हैं। 210 नंबर हमारा क्या है, 210 नंबर हमारा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जिसमें भारत का द्वैत शासन की बात कही गई थी, कब प्रकाशित किया गया था, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आधुनिक भारत का है, तो आधुनिक भारत से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है 1919 में आई थी। ठीक है, 211 नंबर बात कर लेते हैं। 211 नंबर क्या है कि निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने अकाल नीति को सूत्रबद्ध करने से अग्रगण्य किया था, तो लॉर्ड रिपन ने जो है वो लॉर्ड रिपन ने गवर्नर जनरल ने अकाल नीति को सूत्रबद्ध करने का अग्रगण्य कार्य किया था। ठीक है, अगला हमारा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है 212 नंबर देख लेते हैं। 212 नंबर क्या है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई, जिसमें इसने प्रांतों को उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की सिफारिश की थी, तो 212 का सी जो है 1930 ईस्वी जो है सही हो जाएगा। इसी प्रकार से 213 नंबर क्या है कि 1936 में भारत का गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय किसको बनाया गया था, तो लॉर्ड लिनलिथगो को बनाया गया था। ठीक है, 214 नंबर बात कर लेते हैं। 214 नंबर क्या है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के पारित हुआ गया था, तो पूर्ण स्वराज की जो है पारित हो गया था, तो लाहौर 1929 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जो कि पूछा भी गया था। 215 नंबर बात कर लेते हैं। 215 नंबर हमारा कि भारत में पहली रेल लाइन कब प्रारंभ हुई थी, 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में। ठीक है,
और इसको प्रारंभ करवाने वाला व्यक्ति कौन था, ठीक है, ये चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में बतवानी है। 216 नंबर बात कर लेते हैं। 216 नंबर हमारा है कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था, तो हिक्की ने समाचार पत्र शुरू किया था, ठीक है। अगला हमारा है जो कि हमने पूछा था वो चीज़ें आ भी गई। 217 नंबर हमने क्या देखा था कि भारत में पहली रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में पहली रेलगाड़ी जो है वो चलवाई थी, ठीक है। 218 नंबर बात कर लेते हैं। 218 नंबर क्या है हमारा कि लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला निज़ाम कौन था, तो निज़ाम अली था, ठीक है, सहायक संधि। 219 की बात कर लेते हैं। 219 नंबर हमारा क्या है, 219 से कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है, तो राजा राम मोहन राय को, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। 220 नंबर बात कर लेते हैं। 220 नंबर हमारा क्या है, 220 नंबर हमारा है कि किस आंदोलन के दौरान तिलक ने यह प्रसिद्ध नारा दिया कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, तो होम रूल के माध्यम से, ठीक है। इसी प्रकार से 221 नंबर बात कर लेते हैं। 221 नंबर क्या है हमारा कि किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था, और लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। 222 नंबर बात कर लेते हैं। तो महात्मा गांधी ने इनमें से किसे कायदे आजम अर्थात महान नेता की उपाधि से संबोधित किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम अर्थात महान नेता के रूप में संबोधित किया था। 222 का सी, ठीक है। इस प्रकार से 184 बात नंबर देख लेते हैं, जो कि थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था क्योंकि उसमें थोड़ा सा पेपर जो है वो उल्टा पुल्टा हो गया था, आगे पीछे हो गया था। तो 184 नंबर क्या है, 184 नंबर एक लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में कौन सी घटना घटी थी, तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। 185 नंबर देख लेते हैं। 185 क्या है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान वाक्य के संबंध किस निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है, तो भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र ने जो है ये वाक्यांश कहा था, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान, ठीक है। 186 की बात कर लेते हैं। 186 का फारस के शासक नादिर शाह ने कब दिल्ली पर आक्रमण कर मुगल बादशाह को पराजित किया था, तो फरवरी 1739 ईस्वी में, ठीक है। इस प्रकार से 187 नंबर बात करते हैं। 187 नंबर क्या है कि डचों ने अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित की थी, तो मसूलीपट्टनम में जो है डचों ने अपनी पहली जो है व्यापारिक कंपनी स्थापित की थी। 188 नंबर देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से व्यापार करने का आज्ञा पत्र जो है कब प्राप्त किया था, तो दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से प्रथम व्यापार करने की आज्ञा पत्र जो है वो प्राप्त कर लिया था। 189 देख लेते हैं। 189 क्या है हमारा कि प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध पश्चात अंग्रेज कंपनी और हैदर अली के बीच संधि कब हुई थी, तो 1769 में। 189 का सी। 190 की बात कर लेते हैं। टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों से लड़ते हुए कब हुई थी, तो 1799 में, मई 1799 में। अगला हमारा है कि अगला जो कि इंपॉर्टेंट है, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्योंकि ये पूछा जा चुका है, ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 191 देखते हैं। 191 क्या है कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई थी, ठीक है, मैंने हिंट दे दिया है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कब आया था। 192 नंबर देख लेते हैं। 192 देख लेते हैं। 192 क्या है कि भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कलकत्ता का कहाँ पर कब खुला था, तो 1857 में खुला था। 193 की बात कर लेते हैं। 193 क्या है कि राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयत्नों से 4 दिसंबर 1829 को अत्यंत महत्वपूर्ण कानून बना था, जिसे हम सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी और इसे दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया था। तो 193 का डी सही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 194 बात करते हैं कि 18वीं सदी में बंगाल में एक भयंकर अकाल पड़ा था, जिससे वहाँ की आबादी 1/3 घट गई थी। यह अकाल 1770 में पड़ा था। 1770 में बंगाल में यह अकाल पड़ा था। 195 की बात कर लेते हैं। 195 क्या है कि राजा राम मोहन राय ने 1829 में किस संगठन की स्थापना की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 196 की बात कर लेते हैं कि ब्रह्म समाज में नवीन जीवन का संचार करने का श्रेय है, तो देवेंद्र नाथ ठाकुर को है, ठीक है। अगला हमारा है 197 की बात कर लेते हैं। 197 जो है विधवा विवाह संबंधी कानून पारित करने वाला किस भारतीय ने अग्रणी भूमिका का निर्वाह किया था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। 198 देख लेते हैं, ठीक है। 198 क्या है
198 है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, तो श्रीमती एनी बेसेंट का जो है महत्वपूर्ण योगदान था। किसमें, थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, श्रीमती एनी बेसेंट का था। ठीक है, 198 198 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 199 देखते हैं। 199 हमारा क्या है कि भारतीय समाज में किस पक्ष के संबंध में राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंक दोनों के विचार एक थे, तो सती प्रथा को रोकना, सुधार हेतु लड़ने के लिए संगठित आंदोलन चलाना और लोगों को पाश्चात्य शिक्षा की उपयोगिता समझाना। तो ये सभी जो है विचार जो है दोनों में मिलते थे। कौन कौन में, तो राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंक के जो विचार थे वे मिलते थे। 200 नंबर बात कर लेते हैं। 200 नंबर हमारा प्रश्न है कि मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध में के समय जो है पेशवा कौन था, तो बाजीराव जो है पेशवा थे, बाजीराव की तलवार। 201 नंबर देख लेते हैं। 201 नंबर हमारा क्या है कि भारत के राजाओं में असंतोष उत्पन्न करने वाले निम्नलिखित में से कौन से कांड थे, तो उपयुक्त सभी कांड थे। ब्रिटिश में नए राज्यों को जीतने की नीति और विलय की नीति और सहायक संधियां, ये तीनों जो कांड थे ये भारत में राजाओं के असंतोष उत्पन्न करने वाले कांड थे। ठीक है, 202 नंबर बात कर लेते हैं। 202 नंबर हमारा क्या है कि 1857 के सिपाहियों ने मेरठ छावनी में विद्रोह किस दिन करवा था, 10 मई में किया था, 10 मई 1857 को। इसी प्रकार से हमारा 223 नंबर हमारा बात करते हैं। 223 नंबर क्या है हमारा कि आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीज़न का गठन 1 सितंबर 1942 को किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी बागडोर कब अपने हाथों में संभाली थी, 223 नंबर ऑप्शन ए यानी 4 जुलाई 1943 को अपने हाथ में जो है बागडोर संभाल ली थी। 224 नंबर का बात करते हैं यानी 224 की बात करते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम संस्थापक कौन था, तो एहो ह्यूम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार पूछा गया है, रट लेना है आपको। 225 नंबर बात करते हैं। 225 नंबर हमारा क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट WC बनर्जी थे। ठीक है, 226 नंबर बात करते हैं। 226 नंबर बात करते हैं तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें एक बार ये भी पूछा गया था स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, सिराज गोपालाचारी थे, चलिए बता भी दे रहा हूँ क्योंकि पूछा गया था इसमें, इस वजह से। ठीक है, आपको ये चीज़ें याद कर लेनी है। 227 नंबर देख लेते हैं। 227 नंबर क्या है हमारा कि गुरु नानक का जन्म जो है 1469 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ था। बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि 229 नंबर क्या है हमारा कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी वो 1906 में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो देखिए 230 नंबर हमारा क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था, ये आपको रट लेना है। इसी प्रकार से 231 नंबर देख लेते हैं। 231 नंबर क्या है हमारा कि सुभाष चंद्र बोस जो कि 31 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में अस्थायी सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला जो क्वेश्चन है 232 को आपको रट लेना है, जुबान पे रखना है। ठीक है, जो कि आया था बार बार। 232 का जो है आर्य समाज की संस्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के ताशकंद के समझौता कब हुआ था, भारत और पाकिस्तान का ताशकंद का समझौता कब हुआ था, ये बताना है आपको। तो 233 नंबर जो है माफ़ कीजिएगा, एक सेकंड में यहाँ पे कंफ्यूज कर लेता हूँ। तो 233 नंबर है। ठीक है, चलिए, तो भारत और पाकिस्तान के ताशकंद समझौता कब हुआ था, 233 नंबर है। पूछा गया है कि भारत और ताशकंद का समझौता कब हुआ था, तो 1996 में हुआ था। ठीक है, 233 का जो है आपको समझना है। तो देखते हैं 233 नंबर देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान में ताशकंद समझौता जो 1966 में हुआ था। बंगाल का अकाल किस सन में पड़ा था, बंगाल में अकाल जो है वो किस सन में पड़ा था, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पूछा भी जा चुका है एक बार। तो 1770 में जो है बंगाल में अकाल पड़ा था। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं 235 दो नंबर हमारा है कि भारत में कैबिनेट मिशन किस सन में आया था, तो 1946 में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको रट लेना है। अगला हम देख लेते हैं कि 236 नंबर हमारा है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, सती प्रथा 237 नंबर हमारा है, सती प्रथा के उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका रही है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक की प्रमुख भूमिका रही है। और 238 की बात कर लेते हैं यानी 238 की बात कर लेते हैं। तो बंगाल के प्रथम विभाजन के समय जो है भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन जी थे। ठीक है, अगला हमारा है लॉर्ड कर्जन था। 239 की बात कर लेते हैं कि असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 अगस्त 1920 को किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई थी, बाल गंगाधर तिलक की। ठीक है, 239 का बी सही हो जाएगा हमारा। 240 नंबर देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है कि भारत छोड़ो नारा कब दिया गया था, ये आपको भी पता होगा। ठीक है,
तो 242 ऐसा करते हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, डेफिनेटली इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको इन दोनों को काट देता हूँ, आपको इन दोनों में बताना है। ठीक, 1942 में आता है, 1946 में, ये आपको कमेंट बॉक्स बताना है। 241 नंबर बात करते हैं, जरूर बताइएगा क्योंकि मैं पिन करूँगा, मैं स्वयं उसका रिप्लाई भी दूंगा। 241 नंबर हमारा है कि 1914 से 1918 के बीच में विश्व इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और 1939-1944 के बीच में जो है 43 के बीच में जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, तो विश्व युद्ध जब प्रारंभ हुआ था उसको भी आपको रट लेना है। अगला हमारा देखते हैं 242 हमारा जो है, यानी 242 नंबर क्या है क्वेश्चन हमारा, कि वह स्थान जहां 1923 में स्वराज दल की स्थापना की गई थी, तो इलाहाबाद में स्वराज दल की स्थापना की गई थी। इसी प्रकार से 243 नंबर देख लेते हैं। तो 243 नंबर हमारा क्या है, 243 नंबर क्या है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन का महान प्रयोग आरंभ कहाँ पे, चंपारण में किया था। ठीक है, तो 243 का सी सही हो जाएगा। 244 नंबर देख लेते हैं। 244 क्या, भारतीय इतिहास में वर्ष 1905 ईस्वी क्या महत्व है, तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। ठीक है, 245 नंबर की बात कर लेते हैं। 245 का नंबर क्या है हमारा, कि जब भारत स्वाधीन हुआ था तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो हेनरी क्लीमेंट थी। ठीक है, इस प्रकार से 246 नंबर बात कर लेते हैं। तो 246 नंबर क्या है हमारा, कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो है लड़ा गया था, तो वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। 247 नंबर बात कर लेते हैं। 247 बात कर लेते हैं कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासन था, तो मैसूर का शासन था। और 248 नंबर क्या है हमारा, कि 1757 में प्लासी के युद्ध में मिर्जाफर नामक सेनापति की गद्दारी के कारण किस भारतीय बादशाह की हार हुई थी, तो सिराजुद्दौला की हार हुई थी। ठीक है, 249 नंबर लेते हैं। 249 की बात कर लेते हैं। तो सिख पंथ की नींव किसने डाली थी, तो गुरु नानक ने सिख पंथ की नींव डाली थी। 250 नंबर देख लेते हैं। 250 250 नंबर एक है कि वारेन हेस्टिंग। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग। ठीक है, 251 बात कर लेते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक थी, थाने से मुंबई, 1853। ठीक है, आपको पता भी होगा, लाल डलहौजी। 252 नंबर बात कर लेते हैं। 252 नंबर क्या हमारा है, कि 252 नंबर हमारा है कि 1857 ईस्वी की स्वतंत्रता संग्राम किस स्थान से आरंभ हुआ था, तो मेरठ से स्थान से आरंभ हुआ था। ठीक है, 253 बात कर लेते हैं। 253 बात कर लेते हैं, किसके शासनकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तित हुई थी, तो लॉर्ड हार्डिंग 1911 में आई थिंक हुआ था। इसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। 254 नंबर देख लेते हैं। नहीं, 254 नंबर क्या है हमारा, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की फायरिंग के आदेश किसने दिया था, तो जनरल डायर ने दिया था। ठीक है, 255 नंबर बात कर लेते हैं, यानी 255 नंबर देख लेते हैं कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू की गई थी, 1937 में भारत में प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी गई थी। ठीक है, 255 का सी, माफ़ कीजिएगा, 255 का बी यहाँ पे होगा। ठीक है, 1937 जो है प्रांतीय। 256 नंबर देख लेते हैं, यानी 256 नंबर देख लेते हैं। 256 नंबर क्या है, कि होम रूल लीग की स्थापना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा गया है, तो 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। इसी प्रकार से हमारा अगला जो है 257 नंबर देख लेते हैं। 257 नंबर हमारा क्या है, 257 नंबर में पूछा गया है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था, तो 1773 में। पिट्स इंडिया एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, ये दोनों क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो 258 नंबर क्या हमारा है, पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में पारित किया गया था। अगला हमारा है 259 नंबर हमारा है कि सहायक संधि किस गवर्नर जनरल के समय लागू की गई थी, तो वेलेजली। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली के समय जो है लागू की गई थी। 260 नंबर बात कर लेते हैं, यानी 260 की नंबर बात कर लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव किस आधार पर लड़ा था, तो वह एक आक्रामक नीति के पक्ष में थे जिसका कांग्रेस के नेता विरोध कर रहे थे। ठीक है, 261 नंबर बात कर लेते हैं कि बंगाल में अस्थायी भूमिकर प्रणाली शुरुआत कब की गई थी, तो 1793 ईस्वी में जो है शुरू की गई थी। अगला जो है 262 नंबर देख लेते हैं। 262 नंबर हमारा क्या है कि प्रथम फैक्ट्री जो है कब लागू की गई थी, तो 1881 में प्रथम फैक्ट्री जो है लागू की गई थी। 263 नंबर बात कर लेते हैं। 263 बात कर लेते हैं। तो 263 जो है वो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत जो है 1882 में की गई थी। 264 की बात करें वहीं तो 264 नंबर हमारा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इंडियन आर्म एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय लागू किया गया था, तो लॉर्ड लिटन के समय जो है लागू किया गया था। वहीं 265 की बात कर लेते हैं। 265 क्या हमारा कि हड़प नीति के सिद्धांत किसने लागू किया था, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। 266 नंबर क्या हमारा कि दिल्ली में असेंबली हॉल में भगत सिंह और बंटुकेश्वर दत्त ने कब जो है बम फेंका था, तो 1929 में बम फेंका था। शिमला की सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है, शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है, तो वो हैं
एओम ह्यूम। ठीक है, 268 नंबर बात कर लेते हैं कि 268 नंबर क्या है कि हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधू अर्थात भारत की दो आंखें हैं। यह कथन किसका है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हिंदू और मुसलमान एक सुंदर वधू की अर्थात भारत की दो आंखें हैं, सर सैयद अहमद खान ने कहा था। 268 का सी जी है, सी है। ठीक है, 269 नंबर देख लेते हैं। 269 नंबर क्या है? महाराष्ट्र में आर्य समाज की, महाराष्ट्र में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना पंडित रमाबाई ने किया था। ठीक है, 270 नंबर बात कर लेते हैं। 270 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषक विद्रोह नहीं है? तो झंडा सत्याग्रह कृषक विद्रोह नहीं, जबकि चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और मोपला सत्याग्रह तीनों जो है ये किसान के द्वारा जो है विद्रोह किया गया था। ठीक है, 271 नंबर की बात कर लेते हैं, यानी 271 की बात कर लेते हैं। 271 क्या है कि इसमें से कौन सा आर्य समाज से जुड़ा है? लाला लाजपत राय जो है वो आर्य समाज से जुड़े हैं। ठीक है, 271 यानी 271 का जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला हमारा 272 नंबर है। 272 नंबर क्या हमारा है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, अब 273 नंबर देख लेते हैं। 273 नंबर क्या है हमारा कि शेर ए पंजाब के नाम से कौन व्यक्ति विख्यात है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूछा गया है। लाला लाजपत राय जो है शेर पंजाब के नाम से विख्यात हैं। 274 यानी 275 नंबर देख लेते हैं। 274 है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाकर पूना के प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना करने का श्रेय किस महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं शिक्षाविद को है? ठीक है, तो 274 का जो है वो बी यानी बाल गंगाधर तिलक को। और आखिरी प्रश्न हमारा है यानी 275 नंबर हमारा है कि किस भारतीय राजनीतिक एवं जो है समाज सेवी को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया को आपको पता ही होगा, जो है सरोजिनी नायडू। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 6393621344। ठीक है, इससे आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको ग्रुप में ऐड होना है तो ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, वहाँ से आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। साथ ही साथ में अगर आप टेलीग्राम पे होना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे भी आ जाइए, जहाँ पे आपको वो चीज़ें प्राप्त हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल से संबंधित जितने भी सारे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, जो पूछे गए हैं, जो पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको भी यहाँ पे हम देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। जैसा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है हमारा कि नीचे भारत के भूगोल संबंधी प्रश्न में उनके 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प का चयन कीजिए। सरदार सरोवर कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है, और दुलसहती कहाँ पे है, और कदम और गरशेप्पा। ठीक है, ये परियोजना है और दूसरी स्थिति है। तो हालांकि इससे संबंधित ये काफ़ी पुरानी परियोजना है, तो अब नई परियोजनाएं चलेंगी, लेकिन मैं बता देता हूँ। जो सरदार सरोवर था वो गुजरात पे है। ठीक है, सरदार सरोवर जो परियोजना है वो गुजरात में स्थित है, चल रही है इस समय। इसके बाद जो दुलहस्ती है वो जम्मू कश्मीर की है। साथ ही साथ में कदम जो है आंध्र प्रदेश की, और गोरसप्पा जो है कर्नाटक की है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान जो है वो देहरादून में स्थित है। ठीक, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरबन डेल्टा जो है वो गंगा नदी इसमें जो है दिया गया है। ठीक है, आप लोग देख भी सकते हैं कि जो है भारत में जो है गंगा एवं बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है। जो गंगा का ही बांग्लादेश का नाम है, तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि आपको लगे कि ये थोड़ा सा जो है गलत क्वेश्चन है, क्योंकि ये हो सकता है कि प्रीवियस में जो करंट अफेयर्स का जो न्यूज़ अभी अपडेट नहीं हुई इसमें, तो आप लोग डेफिनेटली उसको पिन करके जो है आंसर कर दीजिएगा, जिससे मैं उसको जो है पिन करके जो है अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकूं, ताकि वो कन्फ्यूजन ना हो सकता है 2-4 क्वेश्चन मैं गलती नहीं करूँगा। ठीक है, मैं गूगल कर लूँगा, साथ में आपको भी ये चीज़ें सजग रहनी है। चलिए देखते हैं आगे। तो अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक नारियल कहाँ प्राप्त होता है? तो भारत में सबसे अधिक नारियल केरल में प्राप्त होता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ की फसलों का सही समूह है? तो चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का और कपास जो है ये खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो लंबी नदी है गंगा। ठीक है, आइए अपने अभ्यास प्रश्न पर आ जाते हैं। अभ्यास प्रश्न हमारा पहला है कि भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयले का उत्खनन जो है वो रानीगंज स्थान पर किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं दूसरा नंबर कि कौन सा भारतीय राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो केरल जो है वो भारतीय राज्य जो है समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक है। ठीक है, आयात मतलब दूसरे जगह से मंगाना, और निर्यात मतलब दूसरे देश को भेजना कोई भी वस्तु। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो जो मध्य प्रदेश है, क्योंकि बीच में पड़ता है, वो भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करती है।
इसी प्रकार से 5वां नंबर देख लेते हैं। 5वां नंबर हमारा क्या है कि जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको किसको जोड़ता है, तो लेह एवं श्रीनगर को जोजिला दर्रा जोड़ता है। वही 6ठे नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी वृद्धि देश में सबसे तीव्र गति से हो रही है, तो महिला साक्षरता की वृद्धि जो है देश में ज़्यादा हो रही है। हालांकि एक बार अभी इसको करंट से आप जोड़ के देखिए तो हो सकता है कि इसमें हो सकता है गलत हो जाए क्वेश्चन, तो इसको यहाँ पे स्किप करेंगे, एक बार आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। 7वां नंबर है कि किस भारतीय शास्त्री ने मानव प्रजाति के वर्गीकरण हेतु मानव शरीर की आकृति तथा शारीरिक लक्षणों पर विशेष बल दिया है, तो ग्रिफिथ टेलर ने। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। 8वां नंबर बात करते हैं कि दिशाओं का निर्धारण मानचित्र पर किस दिशा के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। ठीक है, तो उत्तर दिशा की निर्धारण मानचित्र पर, दिशाओं का निर्धारण जो है वो मानचित्र पर उत्तर दिशा के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। 8वां का ए हो जाएगा हमारा सही। 9 नंबर देखते हैं कि एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ़ के टुकड़े की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है, तो एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा ठीक है, जनजाति जो होती है, टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ़ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को इग्लू कहा जाता है। ठीक है, 10वां नंबर देख लेते हैं। 10वां नंबर हमारा है कि इनमें से कौन सा नागा जनजाति का निवास स्थल है, तो मेघालय में नागा जनजाति रहती है। ठीक है, 11 नंबर देख लेते हैं कि लुकीजुंगवा एवं गवांग किस जनजाति के सर्वोत्तम देवता हैं, तो लुकीजुंगवा एवं गवांग जो है वो नागा जनजाति के सर्वोत्तम देवता हैं। ठीक है, इसी प्रकार से 12 नंबर बात कर लेते हैं। 12 नंबर क्या है कि इनमें से कौन सी जनजाति बिहार राज्य के क्षेत्रों में निवास करती है, तो जो संथाल है, संथाली जिसे हम कहते हैं, ये जनजाति यानी संथाली जनजाति बिहार राज्य के क्षेत्रों में निवास करती है। 13 नंबर बात कर लेते हैं कि धरातली बनावट की दृष्टि से भारत का कितने प्रतिशत भाग पर्वतीय है, तो 29.3% जो भाग है धरातली दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत का 29.3% जो है वो भाग क्या है, वो वो धरातली बनावट की दृष्टि से भारत का कितने प्रतिशत भाग है, धरातली बनावट की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 29.3% जो है धरातली भाग की दृष्टि से है। ठीक है, बाकी आप लोग 71% जानते होंगे जहाँ पे जल है। इसी प्रकार से अगला हम देख लेते हैं कि भारत में लौह उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। 14 नंबर है कि भारत में लौह उत्पादन मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें लोहा का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो वो गोवा है। गोवा में भी पिरना अदोल नाम है। ठीक है, इस प्रकार से अगला हमारा है कि किन खनिज पदार्थों के उत्पादन में भारत को विश्व में पहला स्थान प्राप्त है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अभ्रक की अगर दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि 2 बार पूछा जा चुका है, तो अभ्रक खनिज पदार्थ के उत्पादन में भारत को विश्व में पहला स्थान प्राप्त है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर हमारा है कि भारत का वह कौन सा बांध है जिसे विश्व में दूसरा सर्वोच्च बांध माना गया है, तो भाखड़ा नांगल बांध जो है वो भारत का सर्वोच्च बांध है जिसे विश्व में दूसरा सर्वोच्च बांध माना गया है। 16 का डी। निम्न में से कौन सा ग्रह अक्सर ठंडा एवं जीवन रहित ग्रह के रूप में जाना जाता है, तो जीवन रहित जो है वो मंगल जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमेशा ठंडी रहती है, ठंडा ग्रह है एकदम। 18 नंबर बात कर लेते हैं। 18 क्या है कि उदयपुर जो कि राजस्थान है, उदयपुर राजस्थान की जावरा खाने की किस खनिज उत्पादन के लिए, जो जावरा खाने हैं वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो जिंक एवं जस्ता के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 19 नंबर बात कर लेते हैं कि भारत में सर्वाधिक हीरा निम्न में से किस स्थान से निकाला जाता है, तो पन्ना। ठीक है, हीरा जो है वो पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ से हीरे की खदानें हैं जहाँ से हीरा निकाला जाता है। वहीं 20 नंबर बात कर लेते हैं। 20 नंबर हमारा क्या है कि देश में कुल कृषि योग्य क्षेत्र के सर्वाधिक भाग पर निम्न में से किस फसल की कृषि की जाती है, तो चावल की। ठीक है, देश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र में सर्वाधिक भाग पर जो है वो चावल बोया जाता है। पश्चिम बंगाल जो है वो चीज़ें हैं, चावल ही चावल यहाँ पे खाया जाता है। 21 नंबर हमारा देख लेते हैं। 21 नंबर क्या है हमारा कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है, तो बर्तन निर्माण जो है वो सबसे लघु उद्योग के अंतर्गत आता है। ठीक है, लघु उद्योग मतलब छोटा उद्योग, जहाँ पर पूंजी कम हो, श्रम कम हो, लागत कम हो। ठीक है, उत्पादन की मात्रा भी कम हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे। 22 नंबर अपना देख लेते हैं। 22 नंबर क्या है कि भारत में मृदा अपरदन का सबसे प्रमुख कारण निम्न में से कौन सा है, तो भारत में मृदा अपरदन का सबसे प्रमुख कारण वनों की बड़ी मात्रा में विदोहन। ठीक है, यहाँ पे जो कटाई हो रही है वो मृदा अपरदन का सबसे मुख्य कारण है, क्योंकि उससे भूस्खलन होता है, जिसकी वजह से मृदा जो होती है भूस्खलित हो जाती है, तो
उससे क्या होता है कि मृदा की जो बनावट है या फिर उसकी पोषणता में क्या आती है, कमी आ जाती है। 23 नंबर देख लेते हैं। 23 नंबर क्या है हमारा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है। ठीक है, 23 नंबर का डी। 24 नंबर का देख लेते हैं। 24 नंबर क्या है कि वर्तमान समय में क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान। 25 नंबर बात कर लेते हैं। 25 नंबर क्या है कि भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान से प्राप्त होता है, तो भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर मकराना स्थान से प्राप्त होता है। 25 का सी। इसी प्रकार से 26 नंबर देख लेते हैं कि भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाले मैकमोहन रेखा निम्न में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है, तो अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, इसी प्रकार से 17 नंबर बात कर लेते हैं। 17 नंबर हमारा क्या है, माफ़ कीजिएगा 27 यानी 27 नंबर बात कर लेते हैं। 27 नंबर हमारा है कि भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, तो भारत की गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। आईएएस प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है, 28 नंबर है, आईएएस प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में स्थित है। ठीक है, 29 नंबर देख लेते हैं कि किस राज्य की जनता का 85% भाग कृषि पर आधारित तथा उस राज्य में 46% भाग वन क्षेत्र है, तो वो छत्तीसगढ़ है, जो कि जहाँ पर 85% भाग जो है कृषि पर और 46% भाग जो है वो वनों पर आधारित क्षेत्र है। ठीक है, इस प्रकार से 30 नंबर देख लेते हैं। 30 नंबर क्या है हमारा कि निम्न में से किस राज्य की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा तेंदू पत्ता एवं खनन उद्योग पर निर्भर है, तो वो है मध्य प्रदेश। 31 नंबर बात कर लेते हैं। 31 क्या हमारा कि भारत में धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, तो भारत में धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। एक बार पूछा जा चुका है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस वजह से आपको रट लेना है। 32 नंबर क्या है कि चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 33 है, जो कि आपको रट ही लेना है क्योंकि बार बार पूछा गया है। 33 क्या है, 33 नंबर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, लखीमपुर खीरी जो कि उत्तर प्रदेश में है वहाँ पर है। ठीक है, 34 नंबर बात कर लेते हैं। 34 क्या है, 34 हमारा है कि रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, तो ये कहाँ पे है, ये राजस्थान में है। ठीक है, ये कहाँ पे है, राजस्थान में। 35 नंबर बात कर लेते हैं। 35 नंबर हमारा क्या है कि भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है, शिव समुद्रम। ठीक है, 35 का भी शिव समुद्रम जो है भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना है। 36 नंबर बात कर लेते हैं। राणा प्रताप परियोजना किस नदी पर स्थित है, चंबल नदी पर राणा प्रताप परियोजना स्थित है। वहीं 37 नंबर बात कर लेते हैं। 37 क्या है कि नर्मदा सागर परियोजना किस प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर परियोजना स्थित है। बंगाल का शोक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। डेफिनेटली मैं पिन करूंगा उस आंसर को और मैं अपने ग्रुप में भी उसको भेजूंगा। ठीक है, आपको इस प्रकार से भेजना जरूर है। 39 देख लेते हैं, यानी 39 नंबर क्या है कि उत्तरी पूर्वी भारत में किन मानसूनी हवाओं द्वारा वर्षा होती है, तो पश्चिमी दक्षिणी। ठीक है, जो उत्तरी पूर्वी भारत में किन मानसूनी हवाओं द्वारा जो है वर्षा होती है, तो पश्चिमी दक्षिणी मानसून के माध्यम से जो है वर्षा होती है। 40-39 का सी है। 40 का देख लेते हैं, यानी 40 नंबर क्या है कि भारत की सबसे ऊँची झील जो है वो देवताल है। ठीक है, सबसे ऊँची झील देवताल है। इसी प्रकार से अगला देख लेते हैं, 41 नंबर देख लेते हैं। 41 हमारा क्या है कि दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोदा बेटा सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार से अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 42 नंबर कि मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादित करने वाला राज्य वो है मध्य प्रदेश। 43 नंबर बात करते हैं कि भारत के किस राज्य में अंडों की टोकरी कहा जाता है। भारत के किस राज्य को, तो आंध्र प्रदेश को अंडे की टोकरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा है, अंडों का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। 44 नंबर देख लेते हैं कि भारत में सर्वाधिक आयात निर्यात किस देश से करता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत जो है सर्वाधिक आयात निर्यात करता है। हालांकि अब इसको करंट अफेयर्स के इशू से जोड़ कर देख लेंगे, तो इसको मैं एडवाइस दूंगा कि आप लोग इसको एक बार करंट अफेयर से जोड़ लीजिए, तब पता चल जाएगा आपको। 45 देख लेते हैं। 45 नंबर क्या है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 46 नंबर क्या है कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है। 46 नंबर कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है, तो कोलकाता है, कोलकाता में जो कि स्थित है। 47 नंबर देख लेते हैं कि भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर। 48 नंबर बात कर लेते हैं। 48 है कि भारतवर्ष का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। उसी प्रकार से 49 बात कर लेते हैं, यानी 49 नंबर बात कर लेते हैं। 49 नंबर क्या है हमारा
कि भारत में कितनी तरफ से समुद्री तरफ से घिरा है, ठीक है, अरब सागर, हिंद महासागर। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी जो है, तो भारत की कितनी तरफ से समुद्रों से घिरा है, तो वो 3 तरफ से समुद्रों से घिरा है, ठीक है। आप एक तरफ पूर्वी तरफ देखेंगे, फिर दक्षिणी तरफ देखेंगे, फिर पश्चिमी तरफ, तो इन तीनों तरफ से जो है भारत जो है प्रायद्वीपीय इसलिए कहा जाता है, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत, जो कि तीनों तरफ से जो है समुद्रों से घिरा होता है, उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं, आपको पता भी होगा। तो अगला देख लेते हैं, यानी 50 नंबर देख लेते हैं। 50 क्या है कि खजुराहो कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में खजुराहो जो है स्थित है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी का क्या नाम है, तो गंगा नदी नाम है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो मथुरा में। उत्तर प्रदेश में तेल शोधन जो कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो वो कहाँ पर स्थित है, वो मथुरा में स्थित है। 53 नंबर बात कर लेते हैं कि दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, तो दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य साधन जो है वो तालाब है, ठीक है। 54 नंबर बात कर लेते हैं, यानी 54 नंबर बात कर लेते हैं कि भारतवर्ष का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूछ लिया गया था। ये अजीब सा सवाल है, लेकिन आपको पूछ लेना चाहिए कि पश्चिमी से पूर्वी सीमा तक के बीच की लंबाई क्या है, उत्तर से दक्षिण के बीच में लंबाई सीमा कितनी है, भारत की कुल कितनी वर्ग किलोमीटर की क्षेत्रफल कितना है, वो आपको रट लेना चाहिए। हालांकि पूछ लेते हैं कई एग्जामिनेशन में, तो ये आपको चीज़ें रट लेनी चाहिए। 55 नंबर है कि भारत में कोयले की खानें कहाँ पर स्थित है, भारत में कोयले की खानें रानीगंज में स्थित है, ठीक है। भारत में कितने प्राकृतिक भाग है, 56 नंबर पूछा गया है, यानी 56 नंबर पूछा गया है कि भारत में कुल कितने प्राकृतिक भाग हैं, तो 56 का जो है वो सी सही हो जाएगा, यानी 4 भाग हैं, ठीक है। 57 नंबर देख लेते हैं, 57 नंबर देख लेते हैं कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो 4 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी, वो आपको कमेंट बॉक्स बतानी है, ठीक है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। 58 नंबर देख लेते हैं, यानी 58 नंबर हमारा क्या है कि वुलर झील कहाँ पर स्थित है, तो वुलर झील जो है वो कश्मीर में स्थित है। 59 नंबर देख लेते हैं, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, चिल्का झील मध्य प्रदेश में स्थित है। 60 नंबर देख लेते हैं कि भूतकल बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, भूतकल बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो 60 का सी यानी कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, 60 का सी। 59 का माफ़ कीजिएगा, 59 का यहाँ पे तमिलनाडु में जो है, 59 का जो है चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है, चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। इस प्रकार से देख लेते हैं। 61 नंबर है, देख लेते हैं 61। 56 हो गया, 70 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। 61 देखते हैं कि तूतीकोरन, एक 61 क्या है कि तूतीकोरन जो है वो बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। अब 62 देख लेते हैं, कालीकट बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, तो ये केरल में स्थित है, ठीक है। 63 नंबर बात कर लेते हैं। 63 नंबर हमारा क्या है, एक सेकंड 63 नंबर यानी 63 क्या है हमारा कि विशाखापट्टनम जो है कहाँ पर बंदरगाह स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। 64 नंबर बात कर लेते हैं। 64 नंबर हमारा क्या है कि आगरा, 64 नंबर हमारा क्या है कि आगरा जो है किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे पर स्थित है आगरा जो है वो। 65 नंबर बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है, तो वाराणसी, इलाहाबाद और कानपुर ये तीनों बसे, जबकि आगरा नहीं बसा। आगरा जो है यमुना के किनारे बसा है। तो ये चीज़ आपके पूछ सकता है, ठीक है, ये चीज़ें डेफिनेटली आप याद रखिएगा। 66 देखते हैं, 66 नंबर देखते हैं कि मैग्नीज कहाँ पर मिलता है, तो मैग्नीज जो है सर्वाधिक उत्पादन जो है मध्य प्रदेश में होता है। 67 नंबर बात कर लेते हैं, यानी 67 क्या है कि यूरेनियम कहाँ मिलता है, तो झारखंड में मिलता है। वहीं 68 नंबर बात कर लें तो जस्ता कहाँ पे मिलता है, 68 नंबर है कि जस्ता कहाँ पे मिलता है, तो राजस्थान में मिलता है। 69 नंबर हमारा है, यानी 69 नंबर हमारा है कि हजरीबाग जो टीन है वो हजरीबाग बिहार में मिलता है, ठीक है। 70 नंबर बात कर लेते हैं, यानी 70 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, तो इसमें पूछा गया है कि कांच के सामान के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। कांच के सामान के लिए फिरोजाबाद जो है, वहाँ पे चूड़ियाँ भी कांच की जहाँ मिलती हैं, ठीक है। इस प्रकार से अगला हमारा है कि जूट तथा बिजली के बल्ब का निर्माण के लिए प्रसिद्ध नगर है कोलकाता। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है, ये आपको बताना है कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है, तो पोर्ट ब्लेयर है बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, ठीक है। अब अगला हमारा है कि श्रीहरिकोटा किसके लिए प्रसिद्ध है। श्रीहरिकोटा जो है वो कृत्रिम भू उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र होने के कारण जो है श्रीहरिकोटा जो है प्रसिद्ध है, ठीक है। अभी हाल ही में जो है चंद्रयान 2 जो है कहाँ से उड़ाया गया, ये आपको बताना है, बंगलोर के कहाँ, किस क्षेत्र से, यह चीज़ आपको बतानी है।
74 नंबर देख लेते हैं। 74 है गांधी जी के ग्लेशियर के निकट हिमालय पर हिंदुओं का कौन सा तीर्थ स्थान है? बद्रीनाथ। ठीक है। 75 नंबर देख लेते हैं। 75 क्या है कि भोपाल क्यों प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी होने के कारण। चितरंजन पश्चिमी बंगाल क्यों प्रसिद्ध है? चितरंजन का जो पश्चिमी बंगाल का जो क्षेत्र है चितरंजन, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो लोकोमोटिव वर्क्स के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, लोकोमोटिव वर्क्स के लिए प्रसिद्ध है। डिगबोई, जो कि आपने विशेष तौर पर नाम सुना ही होगा अगर आपने पढ़ा है, तो डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तेल के कुओं के कारण, क्योंकि यहाँ पे तेल के कुएँ काफ़ी पाए जाते हैं जो कि असम में है। ठीक है, डिगबोई। उसी प्रकार से 78 नंबर बात कर लेते हैं। 78 नंबर क्या है कि विश्व में लाख उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में लाख उत्पादन में भारत का पहला स्थान है, प्रथम स्थान है। रानीगंज जो कि पश्चिम बंगाल में है, रानीगंज जो कि पश्चिम बंगाल में है, क्यों प्रसिद्ध है? तो कोयले की खानों के लिए रानीगंज प्रसिद्ध है। अगला हमारा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको रट ही लेना है क्योंकि बार बार पूछा गया है, तो फरक्का बांध कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। बोकारो झारखंड क्यों प्रसिद्ध है? बोकारो जो कि झारखंड में है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपको बताना है। तो ये इस्पात कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। भिलाई छत्तीसगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको रट लेनी है। तो भिलाई छत्तीसगढ़ इस्पात कारखाना होने के कारण जो है प्रसिद्ध है। श्रीनगर कश्मीर जो है वो क्यों प्रसिद्ध है? 83 नंबर हमारा पूछा गया है कि कश्मीर यानी जो श्रीनगर है वो ऊनी, दुशाले, रेशम तथा काशीदारी के लिए जो है प्रसिद्ध है। ट्राम्बे क्यों प्रसिद्ध है? ट्राम्बे में ऐसा कौन सा चीज़ें हैं जो कि इसको प्रसिद्धि के लिए बताती हैं? तो परमाणु भट्टियाँ वहाँ पे हैं, खाद का कारखाना तथा तेल शोध कारखाने वहाँ पे होने के कारण जो है वो ट्राम्बे जो है वो प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से अपना पिंजौर देखते हैं जो कि हरियाणा में है। पिंजौर किसके लिए प्रसिद्ध है? 85 नंबर है। पिंजौर जो है वो NHT कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। गुंटूर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुंटूर पूछ लिया गया था, गुंटूर कहाँ पर स्थित है और गुंटूर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी देखते हैं 87 नंबर, 87 नंबर है कि खेतड़ी किसके जो राजस्थान है क्यों प्रसिद्ध है? तो तांबा निकालने के कारण जो है ये खेतड़ी प्रसिद्ध है। ठीक है। 88 नंबर बात कर लेते हैं, यानी 88 नंबर हमारा क्या है कि सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये सबसे अधिक वन जो है वो असम में। माफ़ कीजिए, देखिए मुझे थोड़ा सा शक हुआ, इस वजह से मैंने यहाँ पे गूगल किया। तो भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र जो वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है, जिसे हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश, टाइगर प्रदेश आदि नामों से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल जो है वो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जिसके लगभग 77,462 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर जंगल फैला हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आप इंक्लूड कर लीजिएगा, वहाँ पे उसमें थोड़ा सा गलत हो गया था, इस वजह से आप लोग, तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी हमारा होगा मध्य प्रदेश वो सही हो जाएगा। ठीक है, 88 का बी ऑप्शन। ठीक है, इसी प्रकार से आप अगला देख लेते हैं। 89 हमारा जो है 89 हमारा क्या है, यानी 89 नंबर हमारा पूछा गया है कि सबसे लंबी नदी क्या है? तो सबसे लंबी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र है। ठीक है। 90 नंबर देख लेते हैं। 90 नंबर क्या हमारा, तो भारत का भूमध्य रेखा निकटतम, देखिए भारत का भूमध्य रेखा के निकटतम भाग कौन सा है? तो निकोबार द्वीप समूह है। 90 नंबर का डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। 91 देख लेते हैं कि भारतीय मानक समय निर्धारित किया जाता है तो 80°30' पूर्वी देशांतर से जो है वो भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है, जो कि न्यानी से होकर गुजरती है, आपको पता भी होगा वो चीज़ें। 82.5 माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे भारतीय मानक समय रेखा तो 82.5 होना चाहिए, इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 92 नंबर देख लेते हैं। 92 नंबर हमारा क्या है कि वह कौन सा पड़ोसी देश है जो एक विशेष संधि के द्वारा भारत पर निर्भर करता है तथा उसकी प्रतिरक्षा एवं विकास के उत्तरदायित्व भारत पर ही है? तो वो है भूटान। ठीक है, भूटान देश है। अगला है 93 हमारा है, काली मृदाएँ किसके अनुकूल होती हैं? तो कपास की कृषि के लिए जो है काली मृदाएँ वो अनुकूल होती हैं। 94 नंबर देख लेते हैं कि तालाब द्वारा सिंचाई का प्रचलन सर्वाधिक कहाँ पे है? तो दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रचलित में है। 95 देख लेते हैं कि तंबाकू उगाने के लिए ऐसी मिट्टी की आवश्यकता होती है जो समृद्ध हो पोटाश से। ठीक है, अगला है 96 नंबर देख लेते हैं कि कुओं की सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कुओं की सिंचाई में अग्रणी राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, 97 नंबर बात कर लेते हैं। 97 क्या है कि भारत में सबसे पहले आरंभ की जाने वाली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दामोदर घाटी परियोजना जो है वो सबसे पहले प्रायोजित करने वाली है। 98 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से बहुउद्देशीय परियोजना अवस्थित युग्मों में से कौन सा अशुद्ध है? तो भाखड़ा नांगल पंजाब में है, दामोदर नदी घाटी जो है वो पश्चिम बंगाल एवं बिहार में है, हीराकुंड जो है उड़ीसा में है, जबकि चंबल नदी घाटी यहाँ पे राजस्थान एवं हरियाणा जो बताया है वो चीज़ें यहाँ पे गलत बताई है। अगला हमारा है 99 नंबर, यानी 99 नंबर देख लेते हैं
कि दामोदर घाटी परियोजना का क्षेत्र है। 99 क्या है? दामोदर घाटी परियोजना कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल, बिहार व उड़ीसा में है। ठीक है। इसी प्रकार से 100 नंबर हमारा शतक पूरा होता हुआ कि 100 नंबर हमारा है कि रिहंद घाटी परियोजना अवस्थित है, तो उत्तर प्रदेश में रिहंद घाटी परियोजना स्थित है। उसी प्रकार से 101 नंबर देख लेते हैं। 101 नंबर हमारा क्या है कि चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत आने वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश व राजस्थान है। ठीक है। 102 नंबर की बात कर लेते हैं। 102 नंबर हमारा है भारत में अधिकांश संभावित जल शक्ति संसाधन कहाँ पर स्थित है? तो हिमालय पर्वत क्षेत्र में। ठीक है। 103 नंबर बात कर लेते हैं। सबसे प्रमुख भारत की कृषि कौन सी है? चावल। 104 नंबर बात कर लेते हैं। आलू की फसल में इनमें से किस तत्व की अपेक्षाकृत अधिक आवश्यकता होती है? पोटाश। 105 नंबर हमारा देख लेते हैं। चावल की सामान्यतः बोया जाता है तो खरीफ फसल के रूप में। 106 नंबर देख लेते हैं। 106 नंबर क्या हमारा? गन्ने के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है। गन्ने के। ठीक है। तो आप एक बार यहाँ पे भी देख सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। गन्ने की फसल की एक लंबी अवधि अधिक वर्षा यानी 750 से 1200 मिलीमीटर रेंज की वर्षा की आवश्यकता होती है और उच्च पोषक तत्वों की मांग वाली फसल है। और ब्राज़ील के बाद भारत जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादन राज्य है। ठीक है। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि यहाँ पर पूछा गया था कि चीनी उत्पादन क्षेत्र अगर देखा जाए तो चीनी उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये चीज़ें आपको बतानी थी। तो आपको याद रखना है कि ब्राज़ील के बाद भारत दूसरा स्थान है। 108 नंबर बात कर लेते हैं। 108 नंबर हमारा है कि भारत में सबसे उत्तम किस्म की चाय कहाँ उगाई जाती है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे उत्तम किस्म की चाय जो है उगाई जाती है। ठीक है। 109 नंबर बात कर लेते हैं। 109 नंबर हमारा क्या है कि भारत में मूँगफली कब उगाई जाती है? तो खरीफ की फसल के रूप में। ठीक है। 110 नंबर बात कर लेते हैं कि दूध उद्योग में सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? तो गुजरात में। ठीक है। 111 नंबर बात कर लेते हैं। 111 भारत में मवेशी बहुत कम दूध देते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पशुओं को निम्न कोटि का चारा दिया जाता है। 112 नंबर बात कर लेते हैं। 112 क्या है कि हमारा भारत में कोयले के कुल उत्पादन का 80% भाग कहाँ से प्राप्त होता है? तो झरिया व रानीगंज से। ठीक है। 20 सही होगा। 113 नंबर बात कर लेते हैं। 113 नंबर क्या है कि भारत में 2 प्रमुख तेल उत्पादन राज्य कौन से हैं? तो असम व गुजरात। 114 नंबर बात कर लेते हैं। 114 नंबर हमारा है कि निजी प्रबंध के अंतर्गत तेल शोधन कारखाने कहाँ पर हैं? डिगबोई में। 115 नंबर बात कर लेते हैं। भारत के विशालतम स्वर्ण निक्षेप मिलते हैं कर्नाटक पे। ठीक है। राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत पाक सीमा के सर्वाधिक निकट है? तो गंगानगर। अगला 117 नंबर क्या हमारा? 117 नंबर है कि झारखंड व डालमिया नगर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो झारखंड का डालमिया नगर जो है वो सीमेंट उत्पादन के लिए जाना जाता है। 118 नंबर देख लेते हैं। 118 नंबर क्या हमारा? निर्यात के लिए भारत के 2 प्रमुख पत्तन कौन से हैं? तो मार्मागांव और विशाखापट्टनम। ठीक है। मार्मागांव और विशाखापट्टनम। 119 नंबर देख लेते हैं कि गंगा नदी के तट पर अवस्थित 6 महत्वपूर्ण नगर कौन से हैं? कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, भागलपुर व मुंगेर। ठीक है। इस प्रकार से 120 नंबर हम अपना देख लेते हैं। घरेलू ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस कौन सा है? तेल निक्षेपों के ऊपर गैसीय आवरण के रूप में जो है मिलता है, उसे हम घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है। 120 का सी। भारत का भूगोल जो है समाप्त कर दिया आपने। अब हम जो है विश्व का भूगोल समाप्त करेंगे। जैसे ये समाप्त होता है वैसे ही हमारा ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है। आधा हमने कवर अप कर लिया है। चलिए अगला देख लेते हैं। इस प्रकार से जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है? तो विश्व के आधार पर अगर देखा जाए तो मैक्सिको सिटी। ठीक है। जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है? तो महानगर पर ध्यान दीजिएगा, मैक्सिको सिटी है। और दूसरा है कि कौन सा देश पहले श्याम नाम से जाना जाता था? तो वो थाईलैंड था। अगला है कि लेब्राडोर जलधारा और गल्फ स्ट्रीम किस महासागर में चलती है? तो ये जो है अटलांटिक महासागर में चलती है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो कौन सा है? प्रशांत महासागर। और बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रही बमियान घाटी किस देश में है? तो वो अफगानिस्तान में है। ठीक है। इस प्रकार से हमारा अभ्यास प्रश्न जो है वो स्टार्ट होता है। अभ्यास प्रश्न में हम पहला देखेंगे कि इनमें से किसे भूगोल का जनक कहा जाता है? तो हिप्पाकर्स को हिप्पाकर्स। उसमें देखिए थोड़ा सा शब्द का जो है मिस्टेक हो गया था। तो देखिए इरेटोस्थनीज जो कि 276 ईसा पूर्व से 195 194 ईसा पूर्व में भूगोल का पिता कहा जाता था। और इरेटोस्थनीज यूनान के गणितज्ञ, भूगोलविद, कवि, खगोलविद एवं संगीत जो है सिद्धांतकार
एवं भूगोल को एक नया अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित किया और भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया, जिसके लिए व्यवस्थित भूगोल की जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इराटोस्थेनीज को। अगला हमारा प्रश्न है कि हेरोडोटस शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है। माफ़ कीजिएगा, भूगोल शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो वो यूनानी भाषा से हुई है। ठीक है, यूनानी भाषा से हुई है। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख भी सकते हैं कि हिंदी वास्तव में फारसी भाषा अगला हमारा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी के धरातल के क्षेत्रफल का विस्तार कितना प्रतिशत मैदानी भाग है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें थी जो कि आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको जानते होंगे जो 71% भाग जो है वो पानी से ढका हुआ है और 1.6% भाग जो है, जो 1.6% पानी जो है वो ज़मीन के नीचे है, जो कि पीने योग्य है, और 0.001% वाष्प और बादलों के रूप में है। और पृथ्वी की सतह पर जो पानी है उसमें से 97% सागरों एवं महासागरों में है, जो कि नमकीन और पीने के काम नहीं आ सकता। ठीक है, अब इसका भी यानी 1.6% भाग का जो 1.6% जो नीचे है उसमें भी 97% भाग जो है वो महासागरों में है। ठीक है, सागरों महासागरों में है, जो कि पीने योग्य नहीं है, नमकीन है, साल्टिक वाटर है, जिसको आपको समझना है। इसका 41 सही हो जाएगा। ठीक है, इसका 41 ऑप्शन डी जो हमारा है वो सही हो जाएगा। इसको एक बार थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तीसरे नंबर पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इस वजह से ये आप पे छोड़ते हैं। चौथा नंबर देख लेते हैं। ठीक है, 4 नंबर हमारा क्या है कि निम्न में से कौन सी कायांतरित चट्टान है जो संगमरमर है, वो कायांतरित चट्टान है। आग्नेयशिला चट्टान आपने पढ़ा ही होगा, तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला हमारा 5वां नंबर है। 5वां नंबर हमारा कि सामान्य अपरदन चक्र की परिकल्पना का प्रतिपादन किसके द्वारा हुआ था, तो WM डेविस के द्वारा हुआ था। ठीक है, 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर क्या है हमारा कि डेल्टाई क्षेत्र किस फसल के उत्पादन हेतु अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, तो चावल के लिए। अगला हमारा है 7वां नंबर कि ग्लेशियर किसे कहते हैं, तो हिम से निर्मित बहती नदी को ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है, या फिर कह दिया जाए कि बर्फ़ की नदी को ही ग्लेशियर कहते हैं। 8वां नंबर बात कर लेते हैं। 8वां नंबर क्या है कि पृथ्वी की अनुमानित आयु निम्न में से कितनी वर्ष है, तो 400 करोड़ वर्ष। ठीक है, 9वां नंबर बात कर लेते हैं। 9वां नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है, तो जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, 10वां नंबर बात कर लेते हैं। 10वां नंबर क्या है कि किस भौगोलिक प्राकृतिक आपदा को सभ्यता का शत्रु कहा जाता है, तो ज्वालामुखी को जो है वो सभ्यता का शत्रु कहा जाता है। 11 नंबर बात कर लेते हैं। भूकंप का अधिकेंद्र कहलाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको रट लेना है क्योंकि बार बार पूछा गया है। तो एपी सेंटर कहते हैं भूकंप के, यानी भूकंप के अभिकेंद्र को, अधिकेंद्र जहाँ पे भूकंप उठता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से भूकंप उठा, इसको क्या कहेंगे, एपी सेंटर कहेंगे। ठीक है, एपी सेंटर कहेंगे। उसी प्रकार से 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर क्या है हमारा कि बंगाल की खाड़ी में आने वाली चक्रवात यानी साइक्लोन को क्या कहते हैं, तो चक्रवात कहते हैं। ठीक है, 13 नंबर बात कर लेते हैं। 13 नंबर हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत है जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि अंकित की जाती है, तो वो है स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, 14 नंबर बात कर लेते हैं। 14 नंबर क्या है कि भूमध्य रेखा के समीपवर्ती क्षेत्र में स्थित निम्न वायुदाब पेटी को किस नाम से जाना जाता है, तो डोलड्रम। ठीक है, भूमध्य रेखा के समीपवर्ती जो क्षेत्र है जहाँ पर निम्न वायुदाब यानी लो प्रेशर जो है एयर प्रेशर रहता है, उस पेटी को क्या कहा जाता है, डोलड्रम। ठीक है, भूमध्य रेखा के पास में। इस प्रकार से 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है, यानी 15 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है, तो आवासीय भूगोल ये आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है, जबकि कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल और वाणिज्यिक भूगोल ये तीनों जो है ये आर्थिक भूगोल से संबंधित भूगोल है। ठीक है, 16 नंबर बात कर लेते हैं। 16 क्या है कि निम्नलिखित में से किसे जैविक खनिजों के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो कोयला को जैविक खनिजों के अंतर्गत शामिल किया गया। ऑप्शन हमारा जो बी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर बात कर लेते हैं। 17 नंबर क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग जो है कृषि योग्य है, तो 11% भाग जो है विश्व का संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र कर देखा जाए तो 11% भाग जो है वो कृषि योग्य है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा 17 का सही। ठीक है, 18 देख लेते हैं। 18 है कि व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय किस नाम से जाना जाता है, तो पीसी कल्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा गया था कि मधुमक्खी पालन को किस नाम से जानते हैं, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, यह चीज़ आपको पता चलनी चाहिए कि मत्स्य पालन को पीसी कल्चर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। अब 19 नंबर देख लेते हैं। 19 नंबर क्या हमारा कि मेरी कल्चर द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है, तो मेरी कल्चर जो है वो समुद्री जीवों के लिए प्रसिद्ध है। 21 नंबर बात कर लेते हैं, यानी 21 क्या है
कि निम्नलिखित में से किसकी गणना नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है। तो चाय की जो गणना है वो नकदी फसल के रूप में की जाती है। ठीक है, 20 का डी है यहाँ पे, कपास, जूट और चाय, माफ़ कीजिएगा, 20 का डी जो है वो कपास, चाय एवं जूट जो है तीनों जो है नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब जो हम अपना अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं, यानी 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो 21 नंबर है। 21 हमारा क्या है कि मलेशिया, ठीक है, मलेरिया की दवा कुनैन निम्नलिखित में से किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है। तो सिनकोना से, ठीक है, सिनकोना से जो है प्राप्त की जाती है। 22 नंबर बात कर लेते हैं, यानी 22 नंबर हमारा क्या है। 22 नंबर हमारा है कि निम्नलिखित में से किसे चमत्कारिक फसल के रूप में जाना जाता है। तो सोयाबीन को चमत्कारिक फसल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 23 नंबर बात कर लेते हैं, यानी 23 क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है। तो सीसा एवं जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। ठीक है, वहीं 24 नंबर बात कर लेते हैं। 24 यानी 24 नंबर क्या हमारा कि संचित भंडारण की दृष्टि से कोयले का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, कोयले का सबसे सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। 25 देख लेते हैं कि विश्व में जल विद्युत शक्ति के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है। कनाडा। विश्व में जल विद्युत शक्ति के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश कौन सा है, वो है कनाडा। 26 नंबर बात कर लेते हैं। 26 नंबर हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व के सबसे बड़े मछली निर्यातकों के देशों में से नहीं है। तो ब्रिटेन जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा निर्यात नहीं होता है। ठीक है, जबकि कनाडा, डेनमार्क या जापान ये तीनों हैं। अगला हमारा है 27 नंबर हमारा क्या है। 27 नंबर है कि दूध उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त देश कौन सा है, वो है भारत। ठीक है, भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्योंकि पूछा गया है तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आ जाता है। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादन देश कौन सा है, तो वो चीनी है, माफ़ कीजिएगा, चीन है। और 29 नंबर देख लेते हैं, यानी 29 क्या है। 29 हमारा है कि चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दूसरा स्थान है। पहला स्थान कौन सा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, 30 नंबर देख लेते हैं, यानी 30 नंबर हमारा क्या है कि विश्व का सर्वप्रमुख चाय उत्पादन देश कौन सा है, वो भारत है। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादित होती है। 31 देख लेते हैं, यानी 31 नंबर देख लेते हैं कि कहवा यानी कॉफ़ी उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है, वो है ब्राज़ील। 32 नंबर बात कर लेंगे। 32 क्या है कि सर्वाधिक मात्रा में विश्व की 40% जूट की उपज करने वाला देश कौन सा है, वो है हमारा देश भारत। 33 देख लेते हैं। 32 का है, देखिए 32 का जो है सी है। और 33 देख लेते हैं कि एशिया महाद्वीप में कौन सा देश सर्वाधिक मात्रा में रबड़ का उत्पादन है, तो वो है थाईलैंड। 33 का फर्स्ट ए होगा सही। 34 देख लेते हैं। लोहा अर्थात लौह अयस्क के उत्पादन में विश्व का सबसे अग्रणी देश कौन सा है, यूक्रेन। ठीक है, 35 नंबर देख लेते हैं। किस देश की सूती वस्त्र उद्योग को उसी देश की रोटी कहा जाता है, तो ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन। 36 नंबर बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उपभोक्ता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो सबसे अधिक खनिज तेल का उपभोक्ता है। 37 नंबर बात कर लेते हैं। 37 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कृषि की प्रधानता तथा हिमालय की भांति आल्प्स पर्वत की उपस्थिति के कारण यूरोप का भारत कहलाता है, तो वो है बेल्जियम। यूरोप का भारत कहलाता है। ठीक है, बेल्जियम जो देश है वो यूरोप का भारत कहलाता है। ठीक है, 38 नंबर क्या है हमारा, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नगर का नाम क्या है, लहासा। ठीक है, 39 नंबर देख लेते हैं। सर्वाधिक चुकंदर से चीनी बनाने वाला देश कौन सा है, वो है रूस। ठीक है, 40 नंबर बात कर लेते हैं। विश्व में मक्का उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान रखता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपको। 41 देख लेते हैं, यानी 41 नंबर देख लेते हैं कि सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है, प्रशांत महासागर एवं तटीय पेटी। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ वो आपको रट ही लेना है विशेष तौर पर, और जो मैं बता रहा हूँ उसको तो आपको देखना ही देखना है। ठीक है, 42 नंबर देख लेते हैं। 42 नंबर क्या है हमारा कि वह कौन सा दिन है जब दिन एवं रात बराबर होते हैं, तो 31 मार्च व 22 सितंबर जब दिन और रात बराबर होते हैं। वहीं 43 नंबर बात कर लेते हैं, यानी 43 नंबर बात कर लेते हैं कि किस मंडल में रेडियो तरंगों का परिवर्तन होता है, तो आयन मंडल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 44 नंबर देख लेते हैं। 44 नंबर क्या हमारा दक्षिण ध्रुव के निकटतम भूखंड को क्या कहते हैं, केप हॉर्न कहते हैं। ठीक है, दक्षिण ध्रुव के निकटतम भूखंड को केप हॉर्न कहते हैं। 45 नंबर बात कर लेते हैं। 45 क्या है कि अंतरिप किसे कहते हैं, तो समुद्र के घुसे नकुले स्थल भाग को क्या कहते हैं, अंतरिप कहते हैं। ठीक है,
46 नंबर देख लेते हैं। 46 क्या है कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? वो टेम्स नदी के किनारे लंदन जो है वो स्थित है। 47 नंबर हमारा है कि संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क में है। 48 नंबर बात कर लेते हैं, ब्राज़ील के कहवा बागानों को क्या कहते हैं? फ्रत्रेंडा, ठीक है, फ्रत्रेंडा। 49 नंबर बात कर लेते हैं, विश्व में हीरे का सबसे बड़ी खान कहाँ पे है? किम्बरले। किम्बरले कहाँ पे है ये आपको बताना है, ठीक है, मैपिंग के माध्यम से। अगला हमारा 50 नंबर है, इसी में भी अर्धशतक लगते हुए, ठीक है। 50 नंबर हमारा क्या है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज पर्वतमाला सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। पिग्मी कहाँ पर आ जाते हैं? 51 नंबर हमारा है, यानी 51 नंबर हमारा है कि पिग्मी कहाँ पर आ जाते हैं? तो कांगो बेसिन में, ठीक है। 52 नंबर देख लेते हैं। 52 क्या है कि बद्दू कहाँ की जनजाति है? अरब देश की जनजाति है। वहीं 53 की बात कर लेते हैं, सबसे अधिक शुद्ध जल कौन सा है? वर्षा का जल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको रट लेना है। 54 नंबर बात कर लेते हैं, पृथ्वी पर जल की कितना प्रतिशत भाग है? 71%, ठीक है, 71%। 55 नंबर बात कर लेते हैं, 55 नंबर हमारा क्या है कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? 8 मिनट 15 सेकंड लगभग लगता है। तो 8 मिनट यहाँ पे दिया है, तो 8 मिनट आपको रट लेना है, ठीक है। 56 मिनट देख लेते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? तो पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाना जो है ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण है। 57 नंबर बात कर लेते हैं। 57 नंबर हमारा क्या है कि विश्व में सर्वाधिक सबसे अधिक ऊन उत्पादन कहाँ पे होता है? ऑस्ट्रेलिया में होता है, ठीक है। 58 नंबर बात कर लेते हैं, हिमालय के एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई 8,848 जो कि 8,850 मीटर भी वर्तमान समय में है। 8,850 होगा तो उसको आप लगा के आएंगे, ठीक है। 59 नंबर बात कर लेते हैं। 59 नंबर बात कर लेते हैं, सबसे लंबी दीवार कहाँ पे है? चीन की दीवार, जो कि आपको पता ही होगा, ठीक है। 60 नंबर बात कर लेते हैं। 60 नंबर क्या है हमारा कि सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? जब चंद्रमा जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, ठीक है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण पड़ता है। वही क्वेश्चन जो है 61 नंबर पूछा गया है कि चंद्र ग्रहण कब बनता है, ठीक है। चंद्र ग्रहण कब बनता है? तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब चंद्र ग्रहण बनता है, ठीक है। 62 नंबर देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, क्योंकि बार बार पूछा गया है। एक बार सूर्य ग्रहण पूछा गया था, एक बार चंद्र ग्रहण पूछा गया था, इस वजह से आपको दोनों नहीं छोड़ना है, रट लेना है दोनों। 62 नंबर बात कर लेते हैं, 62 पेट्रोलियम सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है? तो कुवैत में। 63 नंबर बात कर लेते हैं कि किस देश में सबसे अधिक एल्युमिनियम पाया जाता है? वो है देश ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसी प्रकार से 64 नंबर बात कर लेते हैं कि विश्व में सबसे अधिक चांदी खाने कहाँ पे हैं? मैक्सिको में, ठीक है। 65 नंबर बात कर लेते हैं। 65 नंबर क्या है कि 7 पहाड़ियाँ किस नगर में हैं? रोम में, ठीक है। चीन का शोक किसे कहते हैं? चीन का शोक यानी 66 नंबर हमारा है, चीन का शोक किसे कहते हैं? ह्वांगहो नदी को, ठीक है, ह्वांगहो नदी को चीन का शोक कहते हैं। अगला हमारा है 67 नंबर हमारा है कि काला महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप जो है, जिसे काला महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। 68 नंबर हमारा है कि पवित्र भूमि कौन सी है? मिस्र जो है वो पवित्र भूमि है। 69 नंबर हमारा है सुएज नहर का किसके पास है? लाल सागर के पास जो है सुएज नहर है, ठीक है, जो कि यूरोप और अफ्रीका के मध्य में स्थित, आपको पता ही होगा। 70 नंबर देख लेते हैं, यानी 70 नंबर, किस देश के पहले निप्पोन कहा जाता था? तो निप्पोन जो है वो जापान को कहा जाता था। 71 देख लेते हैं, ठीक है। 71 यानी 71 देख लेते हैं कि 36 से आप क्या समझते हैं? तो एक काल्पनिक रेखा जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देते हैं, ठीक है। पनामा नहर कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 36 भी इंपॉर्टेंट है और पनामा भी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को आपको रट लेना है, ठीक है। 72 का सी यानी मध्य अमेरिका में है पनामा नहर है, ठीक है। 73 नंबर देख लेते हैं, यानी 73 नंबर क्या है हमारा कि रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच खींची गई है? भारतवर्ष व पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ लाइन खींची गई है। मैकमोहन जो है वो भारत और चीन के बीच में, ठीक है। डूरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान में। तो इस चीज़ को जो है छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। 74 नंबर बात करते हैं, 74 नंबर हमारा है। 74 क्या है कि तटीय प्रदेशों में जलवायु सर्दियों में कम सर्द तथा गर्मियों में कम गर्म रहती है। इसका क्या कारण होता है? सिंधु समीर व स्थल समीर के कारण जो होता है, ठीक है। 75 नंबर देख लेते हैं, यानी 75 नंबर हमारा क्या है? 75 नंबर है कि आर्द्रता से आप क्या समझते हैं? तो वायुमंडल में जल व वाष्प की उपस्थिति ही आर्द्रता कहलाती है। नॉट, ठीक है, नॉट से आप क्या समझते हैं? 76 नंबर हमारा है कि नॉट से क्या समझते हैं? तो समुद्री नाव जो कि 6080 फीट में
होती है उसको नॉट कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा है 77 नंबर, देख लेते हैं। 77 नंबर क्या है कि ह्यूरिकेन से आप क्या समझते हैं? ह्यूरिकेन से आप क्या समझते हैं? 77 ह्यूरिकेन से आप क्या समझते हैं? तो प्रचंडवाद, एक तीव्र तूफान जो गर्जन के साथ आता है। ठीक है, 78 नंबर बात कर लेते हैं। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उस दूरी की इकाई को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, 79 नंबर बात कर लेते हैं। 79 क्या है कि लावा में बनी चट्टानें क्या कहलाती हैं? आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। ठीक है, राल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम, माफ़ कीजिएगा। 80 नंबर हमारा है कि गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी किनारे पर बहने वाली गर्म धारा को गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से 81 नंबर देख लेते हैं। यानी 81 नंबर हमारा क्या है कि विश्व में सबसे बड़े महासागर का नाम क्या है? प्रशांत महासागर। ठीक है, 82 नंबर बात कर लेते हैं। यानी 82 नंबर बात कर लेते हैं। विश्व में सबसे लंबी नहर का नाम बताइए जिससे बड़े जहाज़ चलते हैं? सुएज नहर। ठीक है, सुएज कैनाल। अगला है 83 नंबर है। ये बताना है कि आपको सुएज नहर जो है मानव निर्मित है यानी कृत्रिम है या फिर प्राकृतिक देन है। ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, मैं इंतजार करूँगा, पिन भी करूँगा। ठीक है, उस आंसर को। 83 नंबर देख लेते हैं। विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, 84 नंबर देख लेते हैं। विश्व के सबसे बड़े द्वीप का नाम क्या है? ग्रीनलैंड है। ठीक है, 85 नंबर देख लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। वहीं 86 नंबर बात कर लेते हैं। 86 नंबर क्या है? विश्व के सबसे छोटे ज्वालामुखी का नाम बताइए। तो मनाली में है, जो कि सबसे छोटा ज्वालामुखी है। ठीक है, 87 देख लेते हैं। विश्व की सबसे कृत्रिम झील क्या? विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील के नाम क्या है? तो वो है लेक मीड, जो कि बोल्डर बांध पर बनाई गई है, बोल्डर बांध। अगला है हमारा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, 88 नंबर है कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील का क्या नाम है? सुपुरिया झील, जो कि 31,200 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग मील है। आपको रट लेना है क्योंकि पूछी गई है, आपको पता भी होगा। 89 नंबर क्या है? विश्व की सबसे बड़ी द्वीप समूह का क्या नाम है? इंडोनेशिया। ठीक है, वही 90 नंबर बात कर लेते हैं। विश्व के सबसे बड़े देश क्षेत्रफल के आधार पर किसका क्या नाम है? तो सोवियत रूस। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन सा है? सोवियत रूस। अब 91 देख लेते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना का क्या नाम है? तो बोल्टिक कैनाल। ठीक है, 92 देख लेते हैं। विश्व की सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म क्या नाम है? तो स्टोविक है, जो कि स्वीडन में स्थित है। ठीक है, इस प्रकार से भारत में कौन सी सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भारत में कौन सा है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है, 93 नंबर देख लेते हैं। विश्व में सबसे बड़े नगर का क्या नाम है? लंदन। ठीक है, 700 वर्ग किलोमीटर महानगर है। ठीक है, 94 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? देखिए, ग्रांड बैंक जो है गल्फ स्ट्रीम व लेब्राडोर के बीच में है, और दक्षिण अमेरिका में जो है वो बोअर्स है, और मेडागास्कर जो है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, जबकि ये सेलो ब्राज़ील का एक बंदरगाह नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। वही 95 की बात कर लेते हैं। 95 के नंबर क्या है? विश्व के सबसे बड़े प्रायद्वीप समूह को क्या नाम है? अरब प्रायद्वीप। ठीक है, अरब प्रायद्वीप जो है विश्व के सबसे बड़े प्रायद्वीप का नाम है। वही 97 की बात कर लेते हैं। 97 क्या है? विश्व में मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। ठीक है, अगला है 98 नंबर हमारा। 98 नंबर क्या है हमारा? 98 नंबर हमारा है कि विश्व में अभ्रक कहाँ पाया जाता है? तो भारत में। ठीक है, 99 नंबर है, इंपॉर्टेंट है 99 नंबर। 99 जो है कि जोहान्सबर्ग क्यों प्रसिद्ध है? तो सोने की खानों के लिए। ठीक है, सेंचुरी इसमें भी पूरी होती हुई। 100वां हमारा क्वेश्चन है कि विश्व की सर्वप्रथम मानचित्र निर्माता कौन सा है? तो हैकेटियस। ठीक है, हैकेटियस जो है विश्व में सर्वप्रथम मानचित्र निर्माता जी हैं। 100 का 20 सही हो जाएगा। ठीक है, 101 नंबर देख लेते हैं कि आर्कीपेलागो से आप क्या समझते हैं? द्वीपों का एक समुदाय है। अगला है हमारा 102 नंबर है। 102 नंबर क्या है हमारा? कि समुद्र के जल में प्रमुखतम लवण क्या है? तो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट, ये प्रमुखतम साल्टिक हैं। ठीक है, समुद्र के जल में ये प्रमुखतम रूप से पाए जाते हैं। 103 नंबर देख लेते हैं। 103 है पृथ्वी की दैनिक गति क्या है? तो पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर 24 घंटों में घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। इस बात पे ध्यान रखेंगे आप विशेष तौर पर। 104 नंबर देख लेते हैं। 104 नंबर क्या है हमारा? कि पृथ्वी की कक्षा में दोनों सिरों को क्या कहते हैं? तो दोनों सिरों को क्या कहते हैं? ठीक है, इसमें पूछा गया है। 104 नंबर हमारा है। 104 नंबर क्या है? तो आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ना ही उसे गर्म प्रदेश कहते हैं, ना ही उसे शीत प्रदेश कहते हैं, ना ही उसे ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अक्षांश कहते हैं, देशांतर कहते हैं, क्या कहते हैं, ये चीज़ आपको बताना है। मैंने हिंट दे दिया है।
105 नंबर हमारा है कि भूमध्य रेखा किसे कहते हैं। 105 नंबर भूमध्य रेखा किसे कहते हैं, तो है एक काल्पनिक रेखा है जो दोनों ध्रुवों के ठीक बीच पृथ्वी की सतह के ऊपर वृत्ताकार के रूप में होती है, उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। एक काल्पनिक रेखा जो दोनों ध्रुवों के ठीक बीच की सतह के ऊपर वृत्ताकार के रूप में होती है, उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, जो कि पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, जीरो अक्षांश जिसे कहते हैं, प्रधान मध्यमान रेखा भी कहते हैं, आपको पता भी होगा। 106 नंबर देख लेते हैं कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, तो भूमध्य रेखा के धरातल से उत्तर दक्षिण मानी गई कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, जो पूर्व से माफ़ कीजिएगा, जो पूर्व से पश्चिम को दौड़ती हो उसे अक्षांश रेखा कहते हैं, और जो उत्तर से दक्षिण की जो काल्पनिक रेखा है उसे देशांतर कहते हैं। ठीक है, आप इसमें कन्फ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। 107 नंबर देख लेते हैं। 107 नंबर हवाना क्यों प्रसिद्ध है, तो क्यूबा की राजधानी तथा सिगार बनाने का केंद्र जो है वो हवाना में है। ठीक है, 108 नंबर बात कर लेते हैं, तो हेग कहाँ स्थित है, ये क्यों प्रसिद्ध है, तो हेग जो है वो हॉलैंड में स्थित है और यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। ठीक है, 109 बात कर लेते हैं। 109 जो है वो कोलंबो क्यों प्रसिद्ध है, तो श्रीलंका की राजधानी और प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में ये प्रसिद्ध है। 110 नंबर बात कर लेते हैं कि डाउनिंग स्ट्रीट क्यों प्रसिद्ध है, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास होने के कारण डाउनिंग स्ट्रीट जो है वो प्रसिद्ध है। वियना कहाँ और क्यों प्रसिद्ध है। 111 नंबर हमारा है कि वियना कहाँ और क्यों प्रसिद्ध है, तो वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है और लेंस बनाने के उद्योग का केंद्र है और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु शक्ति आयोग का प्रधान कार्यालय यहाँ पर है। ठीक है, इसके लिए प्रसिद्ध है। 112 नंबर देख लेते हैं कि ग्रह और उपग्रह में मुख्य अंतर क्या होता है, तो ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा करता है, जबकि उपग्रह जो है वो ग्रहों की परिक्रमा करता है। जैसे सूर्य जो है ग्रह है, इस वजह से वो जो है सूर्य की परिक्रमा करता है, जबकि चंद्रमा उपग्रह है और वह ग्रह यानी पृथ्वी की परिक्रमा करता है, आपको पता भी होगा। 113 नंबर देख लेते हैं। 113 नंबर है कि सूर्य के निकटतम ग्रह जो है बुध है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण, इस वजह से आप लोग याद भी किए होंगे। 14 नंबर है। 114 नंबर है कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला जो है अभी अगर ग्रह देखा जाए तो शनि है। ठीक है, पहले जो है बृहस्पति था, लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो ये नए उपग्रहों की खोज की गई है, तो शनि हो जाएगा। जबकि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। ठीक है, बृहस्पति, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। 115 नंबर देख लेते हैं। 115 नंबर है क्षुद्र ग्रह क्या कहा जाता है, तो लघु ग्रह कहा जाता है। 116 नंबर क्या है कि झील के अंदर झील जिसे हम मेनुटू कहते हैं, ये किस नदी में स्थित है, तो मेनुटू किस नदी पर स्थित है, तो ये है कनाडा में स्थित है। ठीक है, 117 नंबर देख लेते हैं। 117 नंबर क्या है कि दिन और रात की लंबाई बराबर होती है जब सूर्य की किरणें क्या होती है, भूमध्य रेखा पर होती हैं। 118 नंबर क्या है कि दिन और रात की लंबाई असमान होती है जब सूर्य की किरणें कब होती है, जब सूर्य की किरणें किसके लंबवत होती हैं, जब सूर्य की किरणें जो है वो कर्क रेखा व मकर रेखा के लंबवत होती है, तब दिन और रात की लंबाई असमान होती है। ठीक है, इस प्रकार से 119 नंबर हम अपना देख लेते हैं। 119 नंबर हम अपना देख लेते हैं। 119 नंबर क्या हमारा, किसी देश के लिए निर्धारित समान समय वहाँ की केंद्रीय देशांतर के माध्य समय के संदर्भ में कहलाता है मानक समय। ठीक है, अगला हमारा 120 नंबर हमारा है। 120 नंबर हमारा क्या है कि कायांतरित शैलों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो अवसादों व आग्नेय दोनों प्रकार की शैलों से हुई है। ठीक है, अगला इसी प्रकार से है कि लैटेराइट। 121 नंबर हमारा है कि लैटेराइट मृदाएँ पाई जाती है, तो आर्द्र भूमध्य रेखीय प्रदेशों में लैटेराइट मृदाएँ पाई जाती है। 122 नंबर बात कर लेते हैं, विश्व में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, काली मृदाएँ हैं। 123 नंबर हमारा है कि सदाहरित वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं, तो उड़सार्ध प्रदेश में। ठीक है, उड़सार्ध प्रदेश में पाए जाते हैं। 124 नंबर हमारा है। 124 नंबर हमारा क्या है कि ज्वालामुखी का निर्माण मुख्य कारण कौन सा है, तो ज्वालामुखी जो है निर्माण जो है केंद्र मुख से पिघली शैलों का उद्भेदन जो है जो बाहर निकल के आती है, वही जो है ज्वालामुखी का मुख्य कारण है। अगला है विश्व के प्राचीनतम पर्वत कौन सा है। 125 है, तो ये अरावली जो है विश्व का प्राचीनतम पर्वत है। इस प्रकार से हमारा कांग्रेचुलेशन आपने समाप्त कर दिया है। ठीक है, तो विश्व का भूगोल भी हमने देख लिया, साथ ही साथ में भारत का भूगोल भी हमने देख लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जितना पॉसिबल हो सके, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, तो शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये मेरी गुजारिश है आपसे। ठीक है, जहाँ भी आपने ग्रुप बनाया है उसमें भी शेयर कीजिए, अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे कि वहाँ पर जो है आपके दोस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर कोई भी क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप हमसे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, जहाँ की आपको सारी क्वेरी का जो है आंसर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसके प्रकार से कोई भी PDF फाइल चाहिए होगी तो आप लोग हमसे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, 6393621344 से, या फिर आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी आपको PDF फाइल प्रोवाइड करा दी जाएगी। और सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।